इसमें अगला चैप्टर है फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर पे जहां तक क्वेश्चंस की बातें हैं। और क्योंकि सी आपकी फंक्शन से बनी हुई लैंग्वेज है, जो मेन होता है वो अपने आप में एक फंक्शन है, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। जैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो उस तरीके की बात हम करेंगे और साथ में देखेंगे पॉइंटर्स, एड्रेसेस से डील करेंगे। अब जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो उस काम को थोड़ा पार्ट में करते हैं या उसे तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, वो हो सकता है कि अब घर के किचन का काम संभाल लेती हो, आपके फादर है वो बाहर से सामान लाने का काम संभाल लेती हूँ। तो अलग अलग काम अलग अलग घर के लोग संभाल लेते हैं, तो उससे क्या है, घर का पूरा काम हो जाता है। तो जो काम है उसका अगर हम अंग्रेजी अर्थ देखें तो काम मतलब क्या होता है, वर्क। वर्क मतलब कुछ फंक्शन हो रहा है ना। तो जो फंक्शन है सी में, इसका मतलब बहुत सारी चीजें मिलके आपके मेन पूरे घर को चलाना, यानी पूरे अलग अलग छोटे काम जो है वो मिलके एक काम कंप्लीट करें। तो फंक्शन क्या है सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है, स्टेटमेंट होते हैं। इसका काम होता है कि एक काम कर, इसका काम हो रहा है एक काम कर। जैसे ये स्टेटमेंट है, ये काम ये करता है कि ये फैक्टोरियल निकाले, चाहे ये एंटर कराए नंबर फैक्टोरियल निकाले, चाहे रिकर्शन से निकाले, नॉन रिकर्शन से निकाले, और यहां आपको ये रिजल्ट दे। फंक्शन का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी कंपनी है, अब अकाउंट का सब काम कोई और संभालता है, मेंटेनेंस कोई और देखता है, टेक्निकल आईटी सपोर्ट कोई और देखता है। तो अलग अलग काम आपने बांट दिए ताकि वो कंपनी चले। वो जो काम होगा उसमें जो अलग अलग पार्ट होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, यानी कि जो अकाउंट देख रहा होगा उसका काम आईटी सपोर्ट से डिफरेंट होगा, अलग होगा। लेकिन आईटी सपोर्ट का काम किसी, मान लीजिए बागवानी समझ लीजिए, बागवानी या कैंटीन हो, कैफेटेरिया, उसका काम अलग है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, उसको समझ जाएंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक मेन है और यहाँ पर मैंने लाइन लिखी, यहाँ पर अभी ये इसको भूल जाइए, अब यहाँ एक लाइन लिखी है, स्माइल एंड वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू। उसके बाद दूसरी लाइन लिख दी, क्राई एंड यू स्टॉप दी मोनोटोनी। अब जो मैंने यहाँ लाइन लिखी अभी ये नहीं है, मैसेज कुछ नहीं है, अभी ये लाइन लिखी। वो जो मैंने लाइन लिखी अगर मैं उसको यहाँ लिख दूं, जिस तरीके से मेन मैंने लिखा है वहां पर उसका कोई भी नाम लिख दूं, मैसेज लिख दूं, कोई भी नाम, आपकी मर्जी है, यू कैन राइट एनीथिंग है। इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दूं और वो जो लाइन मैं आपको कह रहा था ये वाली, वो यहाँ पर लिख दूं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लाइन हियर, जो मैं लाइन यहाँ लिख रहा था, मैं इस फंक्शन को लिख दूं यहाँ पर। बात तो सेम हुई, क्यों? क्योंकि जब ये मैसेज, जैसी मेन मैसेज एनकाउंटर करेगा, वो इसके पास जाएगा और इसके अंदर क्या लिखा है, यही लाइन लिखी है, तो अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है। ये प्रिंटफ मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं या फिर इस मैसेज फंक्शन बना के यहाँ लिख दूं, इसे ही हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसके आगे राउंड ब्रैकेट होंगे, पैरेंथेसिस हो। अगर किसी भी चीज के आगे राउंड ब्रैकेट है, कोई भी चीज लिखी है उसके आगे राउंड ब्रैकेट है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फंक्शन है। इसका मतलब प्रिंटफ स्कैनफ भी फंक्शन है। तो मेन अपने आप में एक बड़ा फंक्शन है, यानी कि ये मान लीजिए सीईओ है उस कंपनी का, या आपके घर में आपके परदादा तो मुश्किल है, दादा साहब है, वो आपके घर के मालिक है ना, या परदादी है या दादी, वो मेन फंक्शन हो गई। बाकी आप सारे लोग जो होंगे अलग अलग, आपकी सिस्टर, आपका डॉग, ये सारे अलग अलग फंक्शन हो गए, सबका अलग अलग काम है। डॉग का भी काम है, डॉग जो है रात को आपको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है बाकी इधर उधर के लोगों से, जानवरों से भी। तो मेन जो है वो मेन फंक्शन है। बाकी वो अंदर जितने भी चीजें हो रही है उसको मेन कॉल कर रहा है। मेन ने किसको कॉल किया? मैसेज को। मैसेज ने क्या कॉल किया? मैसेज के अंदर फंक्शन था, मैसेज ने कुछ कॉल नहीं किया, मैसेज के अंदर एक फंक्शन था। अब क्या है, जैसे मेन ने कहा कि देखो साहब ये काम करो, तो मैसेज एक्टिवेट हो जाएगा, मैसेज अपना काम करेगा। मैसेज जब अपना काम कंप्लीट कर देगा तब मेन फिर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उस समय जब तक ये मैसेज चल रहा होगा, मेन जो है अभी शांत बैठेगा, वो और कुछ नहीं करेगा। तो मेन जो है इसको हम कॉलिंग फंक्शन कह रहे हैं, जो इस मैसेज को कॉल कर रहा है, और इसको हम कह रहे हैं कॉल्ड फंक्शन। ये मैसेज कॉल्ड फंक्शन है, मेन कॉलिंग फंक्शन। अब इसको देखिए, एक मेन है, जो ये है मेन, ये मोस्टली ये आपका जो फंक्शन कॉल करता है वो होता है। अब ऐसा नहीं है, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल करेंगे हम, लेकिन अभी ये मेन फंक्शन है। इन्होंने लिखा, कुछ प्रिंट किया, इसके अंदर इन्होंने 3 फंक्शन बना दिए, 1 2 3। अब क्योंकि प्रिंटफ ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसके अंदर पैरामीटर पास किया, और ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइंड है। मतलब ये नोन, कंपाइलर को नोन फंक्शन है कि जब भी प्रिंटफ आए और इसके अंदर मुझे कुछ दिखे तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कंसोल पे या स्क्रीन पे दिखाना है ना। ये तो फंक्शन कंपाइलर डील कर लेगा। अब इटली कंपाइलर को पता नहीं, ना ब्राजील ना अर्जेंटीना, ये तीनों ही पता। देखिए तीनों नहीं पता, तो आपने क्या किया, इटली लिखा, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद इस इटली को बाहर ले जाके इसके अंदर कुछ लिख दिया या कुछ और ऑपरेशन कर दिया। ब्राजील को भी बाहर ले जाके कुछ लिख दिया, अर्जेंटीना को भी बाहर ले जाकर कुछ लिख दिया, इसके अंदर कुछ प्रिंटफ आपने डाल दिया। हुआ क्या कि ये आई एम इन मेन लिखा आपने, और यहाँ पर इटली क्या कर रहा है, ये प्रिंटफ ही तो कर रहा है। मतलब पहले सबसे पहले ये प्रिंट होगा,
फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। सबसे पहला ये प्रिंट, फिर 3 प्रिंटिंग हो जाएगी। बेसिकली ये मेन फंक्शन इटली को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन जो है ये कॉलिंग फंक्शन है, ये तीनों कॉल्ड फंक्शन, तो ये चारों चीजें आ जाएंगी, चारों चीजें लिख जाएंगी। अब इसमें अलग अलग कंक्लूजन देखिए इस प्रोग्राम में। एक सी प्रोग्राम के पास कम से कम एक फंक्शन तो होता है। कौन सा फंक्शन होता है? मेन होता है ना। तो कम से कम एक फंक्शन तो होगा ही, जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है सी प्रोग्राम में, ओके, तो शुरुआत मेन से ही होती है। मेन एक्चुअली मेन गेट है, उसके अंदर जैसे आपके दादाजी, उसके बाद आपके फादर आते हैं, उसके बाद आप आते हैं, तो मेन तो हमेशा यही रहेगी। और फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है, एक नहीं, हजार नहीं, करोड़, लाख, जितने भी चाहे फंक्शन आप दे सकते हैं सी प्रोग्राम में। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई बंदिश नहीं। जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंशियली कॉल होता है। जैसे फंक्शन आपने इटली कहा था पहले, तो इटली कॉल होगा, आखिर में अर्जेंटीना कॉल होगा, है ना, सीक्वेंस वाइज। एक बार जब एक फंक्शन काम शुरू करेगा और दूसरे फंक्शन को कंट्रोल दे देगा, तो जो जिसने कॉल किया है वो आराम से बैठ, फिर अब जो इसको कॉल किया है वो फंक्शन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद वाले फंक्शन कंप्लीट होंगे, ऐसे एक एक करके सारे कंप्लीट होते रहेंगे। जब एक हो रहा होगा तो बाकी शांत बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर इसमें ये प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ है, तो जो चीज मेन से शुरू होती है, अब देखिएगा कोई, मैं कह रहा था कि सारे के सारे जो फंक्शन है उसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, इसके साथ भी वही काम होगा जो इसके साथ काम होगा। बस अंतर ये है कि पहले ये कॉल होगा, क्योंकि लाइन देखिए, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी ना, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद पहले प्रिंटफ वाला फंक्शन, फिर ये। अब प्रिंटफ को मैं फंक्शन की संज्ञा तो दे चुका, लेकिन अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ जो है कंपाइलर बेस्ड और वो पता है क्या करना। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप और मैं बनाई। तो चाहे मेन हो, वो भी इसी तरीके से काम करता है जैसे इटली काम करे। जो इटली है उसके अंदर आप फिर से ब्राजील कॉल कर दीजिए, इस ब्राजील के अंदर फिर से आप अर्जेंटीना कॉल कर दीजिए, इसके अंदर अर्जेंटीना कॉल कर दीजिए। तो कितने भी फंक्शन के अंदर कितना भी कॉल कर सकते हैं, और वो सीक्वेंशियली चले। जैसे आप ये सीक्वेंस देख रहे हैं उसी टाइप से ही चले। जो मेन फंक्शन है ये बाकी फंक्शन को कॉल करता है, और उसके बाद जो कंट्रोल है, एक एक करके जो कॉल्ड फंक्शन है वो एक दूसरे को देते रहते हैं, और उसके बाद बहुत ही स्विफ्टली चीजें होने लगती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्लीन प्रोग्राम बनाते हैं। स्विफ्टली कंट्रोल तो स्विफ्टली जा रहा है, लेकिन आप कंट्रोल, अगर आपने जैसे कहीं पे फंक्शन कॉल किया और उसके सामने सेमीकोलन नहीं लगाया, या फंक्शन कॉल किया वहां उसके अंदर कुछ लिखा नहीं, बहुत सारी चीज हो सकती है। अभी इसको बहुत तफसील में हम देखेंगे, तो देख लें हमने किया क्या। सी प्रोग्राम अपने आप में, सी प्रोग्राम कुछ होता नहीं, कलेक्शन ही है ये फंक्शन का। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही फंक्शन है। जब भी हम कॉल करते हैं फंक्शन कॉल हो जाता है, और फंक्शन को लिखने का तरीका यह है कि आप उसका नाम लिखिए, राउंड ब्रैकेट लगाइए। राउंड ब्रैकेट से सीधा पता चलता है, जैसे अगर आप सरदार जी को देखेंगे तो उन्होंने पगड़ी बांध रखी होगी, आप सीधा पता लगा लेंगे कि ये साहब सरदार जी हैं, राइट। किसी ने टोपी लगाई हुई है, दाढ़ी रखी है, तो आप कहेंगे अरे ये शायद इस्लाम धर्म के। आप जैसे राउंड ब्रैकेट लगे आप समझ जाइए कि ये फंक्शन है। बस इस तरीके से याद रखिएगा, ये राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब ये फंक्शन है, सेमीकोलन लगा हुआ है आगे। फंक्शन, जब भी उसका फंक्शन का नाम आपको दिखे प्रोग्राम में, वो कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर एक नहीं, एक से अधिक आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, बल्कि जितने चाहे। कोई भी फंक्शन किसी को कॉल कर सकता है। सबसे फंक्शन जो एंट्री पॉइंट है वो तो मेन है। अब मेन ने जैसे मैसेज को कॉल किया, मैसेज ने किसको कॉल किया? मेन को। अब ये सवाल बड़ा पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, क्या मेन फंक्शन को कॉल किया जा सकता है? अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि मेन ने मैसेज को कॉल किया, मैसेज ने अब मेन को कॉल कर, मेन ने एक मैसेज को कॉल किया, ये मैसेज फंक्शन है। जब इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, और इसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली में डिफाइन कर रहे हैं कि हमें ये मैसेज करेगा क्या, ये फंक्शन करेगा क्या। तो हमने एक बार इसको किया, एक बार कॉल किया, हम 2 बार भी कर सकते हैं, तो 3 बार, 4 बार, जितने बार चाहे उतने बार लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे 10 बार करना हो तो एक फॉर का लूप लगा लीजिए, वाइल का लूप लगा लीजिए, और 10 तक चला दीजिए, ये भी कर सकते हैं। अब जो ऑर्डर है वो उसी तरीके से होता है, ऑर्डर जिस हिसाब से आपने दिया। जैसे मैंने कहा मेन, यहाँ पर मैसेज 1 लिखा। अब इस मैसेज 1 में ये देखिएगा, जिसमें तो कुछ है नहीं, है ना, वैसे तो इसका प्रोटोटाइप देना पड़ेगा वरना कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ऑर्डर उसी तरीके से होगा। फिर मैसेज 2 कॉल होगा, मैसेज 2 इसके बाद कॉल होगा, मैसेज 1 आपको देना पड़ेगा। मैसेज 1 बाई चांस दिया हुआ है कहीं पे, तो सबसे पहले मैसेज 1 कॉल होगा, फिर मैसेज 2। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैसेज 2 कॉल हो जाएगा फिर मैसेज 1 होगा। ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सवाल ये है, जब हमने मैसेज 1 और मैसेज 2 को कॉल किया तो मैसेज 1 सबसे पहले कॉल होगा, फिर मैसेज 2 कॉल होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने मैसेज 2 पहले डिफाइन किया, फंक्शन डेफिनेशन है ना, मैसेज 2 आपने पहले डिफाइन किया और उसके बाद मैसेज 1 डिफाइन किया। आप मैसेज 2 को पहले कर सकते हैं, मैसेज 1 को बाद में कर सकते हैं। देखिए मैसेज 1 बाद में हुआ है। जब फंक्शन का डिफिनेशन देंगे तो आप उसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 फंक्शन होते, 10 फंक्शन होते,
आप तीसरा वाला पहले कॉल कर लीजिए, चौथा वाला बाद में कॉल कर लीजिए, फिर पहला कॉल कर लीजिए, किस हिसाब से भी कॉल करें। और यहाँ पर इसका जब डेफिनेशन देखें तो इसको जम्बल्ड अप कर दीजिए, स्क्रैम्बल्ड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो केवल कंपाइलर जब मैसेज 1 पे आएगा ना तो इन सब में वो मैसेज 1 ढूंढेगा, जैसे उसे मैसेज 1 मिलेगा वो उसके अंदर का कंटेंट यहाँ पे दिखा देगा, बस ऐसा होगा, राइट। फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रिकर्शन। एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिकर्शन। इसके बारे में बात करेंगे। और एक फंक्शन दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन को कॉल कर सकता है, राइट। लेकिन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन द्वारा कॉल तो किया जा सकता है, लेकिन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते आप। ये एक मसला है इसमें। कैसे? आपने कहा ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर आपने कहा कि मैं एक अर्जेंटीना फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दूंगा। ये थोड़ा सा गलत हो जाए, थोड़ा सा क्या, पूरा ही गलत है। कोई भी फंक्शन आप किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते। इस फंक्शन को अगर बनाना है, यहाँ केवल फंक्शन कॉलिंग होगी, इस फंक्शन को आप बाहर कर दीजिए और बाहर इसको डिफाइन कर। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिसके आगे राउंड ब्रैकेट लग जाए, जिसके सर पे पगड़ी है, आप बता दीजिए कि वो सरदार जी हैं। जिसके आगे राउंड ब्रैकेट है, आपने बता दिया कि वो प्रिंटफ और स्कैनफ है या फिर फंक्शन है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये दो टाइप के होते हैं। एक प्रिंटफ स्कैनफ है, लाइब्रेरी फंक्शन है, ऑलरेडी stdio.h में ऑलरेडी इसके जो प्रोटोटाइप है डिफाइंड है कि ये क्या करने वाला। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जो आप बनाएंगे। अर्जेंटीना कोई फंक्शन सी को नहीं पता है, या आपने बनाया है, आप बनाएंगे। तो लाइब्रेरी फंक्शन और दो टाइप के फंक्शन होंगे आपके यूजर डिफाइंड। तो फंक्शन क्यों यूज करना है, क्या कारण है कि आपको फंक्शन यूज करना है? एक मेल लिखिए और उसके अंदर सारा कोड लिख दीजिए। मैं कह रहा हूं 1000 लाइन का सारे लाइन लिख दीजिए। कैसा रहेगा ये? पहला, मान लीजिए आपको एक ही जैसे 10 लाइन इसमें है, वो एक जगह लिखनी है, फिर दूसरी जगह भी लिखनी है, कम से कम नहीं तो 5 या 6 जगह लिखनी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बार बार कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल का बार बार कैलकुलेट करना है, तो आप वो लाइनें बार बार लिखने से अच्छा आप एक फंक्शन बना दीजिए। एक सेक्शन ऑफ कोड अलग से हो जाएगा, बड़ा क्लीन सा रहेगा, अलग से रहेगा, और उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए जब भी आपका एरिया कैलकुलेट होना है। और जब आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे अगर आपकी कोई, मैंने कहा ऑफिस का काम है, तो अगर एक बॉस कैफेटेरिया को में जाके बैठने लगेगा, या एक बॉस है वो जाके अपने बिलिंग डिपार्टमेंट बैठने लगे, तो काम नहीं बनेगा ना। उसके लिए बिलिंग मैनेजर बनाया, एक कैफेटेरिया के लिए कैफेटेरिया मैनेजर बनाया। तो जो मैनेजर है ये अलग अलग फंक्शन है। अब क्या है, काम एकदम स्मूथली चलेगा, क्योंकि जो कैंटीन का सारा काम है वो कैंटीन मैनेजर देखेगा। तो एक फंक्शन हो गया, कैंटीन का फंक्शन कैंटीन मैनेजर कर रहा है। तो कितना क्लियर हो गया ना, चीजें कितनी आसान हो गई। अगर आपने कहा एक ही आदमी के सारे हाथ में कंट्रोल दे दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? छोटी सी भी चीज होगी तो वो उस आदमी को देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, एक ही फंक्शन में वो चीजें रखिए जो वो फंक्शन करता हो, उसका एक ही काम हो। ऐसा ना हो कि एक फंक्शन बिलिंग का काम भी कर रहा है, वही फंक्शन आपका कैफेटेरिया का भी काम कर रहा है, वो गलत हो जाए। पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस। अब फंक्शंस के बीच में के मध्य आपको वैल्यूज पास करनी, भेजनी है। जैसे आपने कहा कि आपने फंक्शन तो बनवा दिया साहब, अब आपने कहा कि फैक्टोरियल निकाल, तो किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, फंक्शन में कैसे वैल्यू में डालने वाला हूं, कैसे वो फंक्शन कैसे फैक्टोरियल कंप्यूट करेगा, ये तो लिख दिया, लेकिन फंक्शन कैसे वैल्यू लेगा और कैसी वैल्यू देगा, इनपुट कैसे लेगा, आउटपुट कैसे देगा, ये एक सवाल, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट होगा, किस तरीके से आउटपुट होगा। हम कॉलिंग और कॉल फंक्शन के बीच में बातचीत स्थापित करेंगे, कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, आपस में एक संवाद स्थापित करेंगे। कैसे? जैसे आपने कहा कि प्रिंटफ और स्कैनफ, ये फंक्शन तो मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूं, आज अभी तो हम इतने आगे बढ़ गए, पहले इतनी सारी चीज पढ़ी, प्रिंटफ स्कैनफ से ही तो पढ़ी। इसके अंदर जो चीज लिखी है, क्या लिखते हैं प्रिंटफ के अंदर? डबल कोट्स देके कुछ लिखते हैं, स्कैनफ में डबल कोट्स देके %d%f लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के कुछ और लिखते हैं, है ना, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वो जो लिखते हैं वो है क्या? वही तो वेरिएबल पास कर रहे हैं उस फंक्शन को आप, जो फंक्शन के अंदर इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ही तो है। ये जो इनपुट दे रहे हैं, जो इसके अंदर लिखते हैं, वही तो पैरामीटर्स है, वही तो आर्गुमेंट्स है। तो आर्गुमेंट और पैरामीटर, पहली तो बात समझ लीजिए कि ये राम है और ये भी राम। कहने का मतलब आर्गुमेंट और पैरामीटर एक ही नाम है, अलग मत समझिएगा। कई जगह पे क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गई, सबने अपना नाम चूज किया लिया। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए, क्योंकि आप सी सीख रहे हो, आर्गुमेंट और पैरामीटर बिल्कुल सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, पैरामीटर जरूर फॉर्मल वगैरह इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो आप इस फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं उन्हें हम कहेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इनपुट होता है, जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो फंक्शन को इनपुट आप देंगे उसे हम आर्गुमेंट। जैसे अगर आपको कैलकुलेट सम करना है, मान लीजिए 2 या 3 नंबर का, तो आप ये 3 नंबर का आपको करना है, तो ए और बी और सी पास करना पड़ेगा ना। तो ए और बी सी जो इसमें पास कर रहे हैं उसे हम कहेंगे आर्गुमेंट। वो सम कैलकुलेट करेगा और जो रिजल्ट होगा वो वापस देगा। रिजल्ट कैसे वापस देगा इसके बारे में भी देखते हैं, रिटर्न करके हो। तो देखिएगा, अभी फिलहाल क्या है कि हम जो रिटर्न नहीं, अभी रिटर्न बाद में सीखेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में वैल्यू पास करेंगे और वो फंक्शन हमें रिजल्ट दिखा देगा। कैसे? अब देखिए, ABC हमने लिया, सम यहां पर लिया, हमने 3 वैल्यू एंटर कराई, ABC। प्रिंटफ स्कैनफ तो समझ गए। और ये प्रिंटफ ने क्या किया, ये पैरामीटर लिया और डाल दिया अपने, ये पैरामीटर लेके फंक्शन की डेफिनेशन में गया, उसने देखा इसका क्या करना है और आपको रिजल्ट दे देगा। क्या? कंसोल पे आपको ये दिखा देगा
एंटर एनी स्ट्रिंग। ऐसे स्कैनफ में क्या करेगा, ये सारा पैरामीटर्स जाएंगे, वो पैरामीटर्स जाएंगे, स्कैनफ अच्छी तरीके से डिफाइंड है, वो समझेगा कि 3 आपने वैल्यू दी है, तीनों को मैं इंटीजर फॉर्मेट में ए और बी और सी मेमोरी की जगह पे रख दूंगा। इसके बारे में हमें नहीं जानना है, हम जानेंगे इसके बारे में। हमने एक फंक्शन लिखा कैलसम, इसके अंदर हमने ये ए पास किया, बी पास किया, सी पास किया। ए बी सी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर्स, और ये पैरामीटर्स कैलसम इसका रिजल्ट देगा सम में, और सम हम यहाँ प्रिंट करा। तो कैसे हुआ ये देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस कैलसम को कॉल इसको इज इक्वल टू सम नहीं करते, डायरेक्ट हम कैलसम कर देते और इसी के अंदर हमने प्रिंटिंग करा देते। लेकिन अगर हमको वैल्यू रिटर्न करानी है, मतलब एबीसी दिया है तो एबीसी का रिजल्ट भी वापस लेना है, तो कैसे होगा। ये जो कैलसम है यहाँ पर लिखा, अब देखिए ये एबीसी है, थोड़ा क्यों ना अलग कर दे इसको, वरना सेम हो जाएगा। हमने इसको XYZ कर दी, लेकिन ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि ए बी सी ये ABC नहीं हो सकता। जो आपके फॉर्मल पैरामीटर भी बताऊंगा आपको, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में अंतर समझेंगे। ये ABC ये भी ABC हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। XYZ देने का केवल कारण ये था कि ABC के साथ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो XYZ दिया हमने, इंट XYZ कर लिया, और उसके बाद एक यहाँ पर इंट डी बनाया और डी में x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, यानी x जो आया, जो a आया वो x में आया, b y में आया, c z में आया, मतलब ABC तो पास किया ना। देखिए इसके अगर ये कैल्शियम और ये कैल्शियम को ऊपर नीचे लिख दे बिल्कुल, तो a x के ऊपर होगा, b y के ऊपर होगा, c z के ऊपर होगा, तो XYZ वैल्यू चली गई। d में आपने XYZ कर दिया और रिटर्न d कर दिया। जैसे आपने रिटर्न d किया, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो इस सम में आप ले सकते हैं। रिटर्न मतलब आपसे ABC लेके आपको कुछ देना, वापस देना। तो इस तरीके से 10 20 30 करेंगे तो सम 60 आ जाएगा। तो कुछ चीजें इस प्रोग्राम में ये है कि जो फंक्शन मेन है उसमें 3 वैल्यू है जो हमने पास की कैलसम को, कैलकुलेट सम को, राइट। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को कैसे कॉल किया, कैलसम में ABC डाला। अब क्योंकि इस फंक्शन में रिटर्न लिखा हुआ है, इसमें रिटर्न है, तो इसको असाइन कर सकते हैं। मतलब जब तक रिटर्न नहीं होगा इस तरीके से असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो क्योंकि रिटर्न है इसलिए हम असाइन कर पाएंगे किसी वेरिएबल को। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब वो कलेक्ट कहां हो गए, ए कलेक्ट किया x ने, बी कलेक्ट किया y ने, और z c को लिया z। XYZ में ABC की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपने इसको ये डिफाइन भी कर दिया XYZ। ये ABC इस XYZ से अलग है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप ABC यहाँ पर भी इनको भी ABC लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई कंफ्यूजन हो अभी, तो इसको XYZ उसको ABC लिख। अब जो ABC है, अब ध्यान रखिएगा, ABC जो एक्चुअली में फंक्शन कॉलिंग के समय यूज हुए उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल। जो फंक्शन हमने बनाया, जब उसकी डेफिनेशन लिखी, तो जहां XYZ दिया, क्योंकि अभी तक उसमें वैल्यू नहीं आई, वो केवल एक अभी बन के रखा हुआ है। वो वैल्यू तब आएगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करेंगे मतलब A x में जाएगा, B y में जाएगा, C z में जाएगा, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर। कितने भी पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, जो टाइप है और ऑर्डर है और जो नंबर ऑफ एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल सेम होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि फंक्शन के अंदर आपने दिया ऐसे सम, मान लीजिए कैलसम को CS लिख देता हूं, A, B आपने भेजा, और वहां पर जाकर आप जब इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये कॉलिंग के समय है, जब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर x, y, z कर, ये गलत हो जाएगा। जब a b यहाँ पर है तो केवल या xy हो सकता है केवल, या yz हो सकता है। बिल्कुल ऑर्डर भी सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगी, ताकि जो सामने खड़ा हुआ है, a के सामने x खड़ा हुआ है, b के सामने y खड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी a x ले पाएगा, b y ले पाएगा। 2 तरीके हैं आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को अगर आप डिक्लेयर करना चाहे। एक तो हमने ये प्रोग्राम जो लिखा वो ये है, जिसको हम KR मेथड कहते हैं। कर्निगन रिची इन्हीं ने सी बनाई, बहुत काबिल है, बहुत ही रिनाउंड है, इनका नाम अब हिस्ट्री में है। इन्होंने इतनी अच्छी लैंग्वेज दी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इनको शुक्रगुजार हैं हम सब इनके। तो एक तो इनका तरीका हो गया कैलसम XYZ, है ना, XYZ। एक और तरीका है, एक बड़ा शानदार तरीका, ये से हम कहते हैं KR मेथड। लेकिन ये बनाया तो इन्होंने शानदार, लेकिन आप जब एक्चुअली प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे। तो करेंगे क्या, इस एंड को यहाँ लगा दीजिए, इस एंड को यहाँ लगा दीजिए, इसको इंट को यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर कैलसम के अंदर इंट x, इंट y, इंट z, इसको हम कहते हैं ANSI मेथड। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं KR मेथड। ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंज, ऐसे होता है, मैं इसको एग्जैक्टली अभी नहीं बता पाऊंगा। तो ये ANSI साहब, ANSI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तरीका है। ये देखिए साहब, ये इसको ऐसा ना करके 2 लाइनें में ना लिख के इंट x, इंट y, इंट z यहीं पे लिख दीजिए। इसके भी कुछ कारण है। तो हमने ये देखा कि जब भी एक फंक्शन आता है, हम उसको लिखते हैं और उसको कॉल करते हैं, तो वो कंट्रोल वहां चला जाता है, लेकिन वापस भी तो लेना है ना कुछ। अगर आपने ABC पास किया तो आप वेट करेंगे कि साहब हमने आपको ABC दिया, आप हमको A प्लस B प्लस C करके दीजिए ना। तो बोलेंगे ठीक है हम देंगे, तो कि देंगे कैसे, वो आप बोलेंगे कि आप कैश में लेंगे कि ड्राफ्ट में लेंगे कि कैसे लेंगे। आप बोलेंगे नहीं हमको रिटर्न में दीजिए, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम आपको रिटर्न करके देते हैं। तो ये रिटर्न जो काम है वो आपको किस तरीके से लौटाने वाले हैं, आपके ABC को वो रिटर्न तरीके से लौटाएंगे। क्या लौटाएंगे वो तो पता है, A प्लस B प्लस C लौटाएंगे। कैसे लौटाएंगे, इस
स्टेटमेंट का यूज करके लौटाएंगे रिटर्न। तो रिटर्न जो है वो आपका एक तो कंट्रोल पास करता है आपके एक्चुअल कॉलिंग प्रोग्राम को, यानी मेन ने किसी को कॉल किया है तो रिटर्न आपको वापस मेन में ले जाता है, क्योंकि रिटर्न तो आपने किसी फंक्शन में लिखा हो। तो ये जो रिटर्न है वो एक तरीके से आपके नंबर को आपको देता है, लीजिए आप साहब आपने मांगा था, हम आपको रिटर्न दे रहे हैं। अब किसी भी फंक्शन में कितने भी रिटर्न हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने आप रिटर्न लिखें। जरूरी नहीं है कि आपके रिटर्न हमेशा फंक्शन के आखिरी में लिखा हो, ये भी नहीं। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए हमने कहा कोई अल्फाबेट एंटर करिए, अल्फाबेट को हमने चेक कराया, यदि 65 और 90 के बीच में है तो रिटर्न कर दीजिए CH को, अदरवाइज रिटर्न करिए CH+32 को, यानी छोटे को बड़ा करने का प्रोग्राम है ये, है ना। तो यहाँ पर रिटर्न यहाँ भी तो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार में एक ही रिटर्न कॉल होगा। ध्यान रखिएगा, एक सी प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन में कितने भी रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही करेगा। ये जो आपको ये CH रिटर्न करेगा, यदि कैपिटल है या स्मॉल है, इस हिसाब से फंक्शन के ध्यान मत दीजिए, बेसिक चीज है कि मतलब लॉजिक पे ध्यान मत दीजिए। ये देखिए कि रिटर्न क्या है, रिटर्न कहाँ है। तो जब भी ये फंक्शन रिटर्न मतलब आपको कंट्रोल वापस देगा ना, तो जैसे ही कैलसम ABC किया, इसके अंदर ऑलरेडी रिटर्न लिखा हुआ है, तो रिटर्न जो है वो इस सम को वेरिएबल वापस रिटर्न कर। तो अगर रिटर्न A करें, रिटर्न 23 करें, चाहे आप डेसिमल करें, चाहे आप वेरिएबल करें, चाहे रिटर्न ही केवल खाली लिख दे, ये सारे ही वैलिड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कुछ लिखना ही लिखना है, खाली भी रख सकते हैं, रिटर्न 1, रिटर्न 0, ये बहुत कुछ लिखा जाता है। ये रिटर्न जो आखिरी दिख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये लास्ट स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, ये जब आप कॉल करेंगे तो ये कुछ कॉल, ये आपको कुछ दे नहीं रहा है, बस आपको कंट्रोल दे रहा है, ये कुछ काम नहीं कर, बस इसीलिए इसको लिखा जाता है। आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन रिटर्न ना करे वाली, तो रिटर्न छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप जो जैसे ABC आप ऐड करके दिखा रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, आप ABC यहीं पे प्रिंट करवा दीजिए, काम बन जाएगा। तो जब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो इस फंक्शन के आगे आपको वॉइड लिखना, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं है। जब रिटर्न नहीं है तो आपको यहाँ वॉइड लिखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए। तो एक फंक्शन, ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू रिटर्न। एक फंक्शन के अंदर कितने भी रिटर्न हो सकते हैं, आप लाखों करोड़ों रिटर्न ले दीजिए, लेकिन एक बार में रिटर्न एक ही होगा। पूरे रिटर्न, लाखों करोड़ों रिटर्न में एक ही रिटर्न चलेगा, ध्यान रखिएगा, केवल एक रिटर्न, एक से ज्यादा नहीं। जैसे रिटर्न आपने कहा A, B, रिटर्न कहा X, 12, इस तरीके से अगर आपने ये कर दिया तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A और B, X और 12 ये नहीं, आप रिटर्न कराएंगे या तो एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो एक ही आनी चाहिए। रिटर्न आप कर रहे हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं आ सकता या फिर एक्सप्रेशन नहीं रिटर्न हो सकता, एक वैल्यू रिटर्न होगी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कभी भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होगा। जैसे आपने कहा A30 है, आप A30 आपने यहाँ भेज और B को आपने 60 कर दिया। अगर आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये हमेशा आपको, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर प्रिंट B है, ये जो B है ना, ये आपको यहाँ 60 दिखाएगा, लेकिन जब यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये 30 ही दिखाएगा। इसे ही हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे, इसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं हम लोग। तो पहली बार जो है ना, ये देखिए, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये A30 इस पे जाएगा, लेकिन क्योंकि B यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है तो B 60 है, इंटरनली तो ये 60 दिखाएगा, लेकिन जब ये फंक्शन रिटर्न, मतलब यहाँ कंट्रोल रिटर्न आएगा इसका, और जब आप ये प्रिंट ऑफ करेंगे तो A30 लेगा, ये 60 कुछ नहीं चेंज कर पाएगा इसको, क्योंकि ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये दोनों अलग है। ये इसकी कॉपी उठा के देता है, एक्चुअल A को नहीं देता है। इसी को हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे, इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास कॉपी जाती है, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं भेजते। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय मैप। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें स्कोप आता है। स्कोप क्या है, फंक्शन में किस जगह पे क्या चीज होती है, क्या स्कोप रूल्स है, इसके बारे में देखते हैं। इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक मेन है, इसमें i = 20 दिया, हमने कहा डिस्प्ले करिए i को। इस i को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इस फंक्शन में हमने इसे भेजा, यहाँ पर j तैयार बैठा है i को लेने के लिए, यानी i 20 है तो j को 20 मिलेगा, है ना। अब आपने यहाँ पर k जो है वो 35 कर दिया। आप चाहते हैं कि जो j को प्रिंट करे, तो क्योंकि j यहाँ पर 20 आ गया तो j 20 प्रिंट हो जाएगा और k जो है वो 35 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें जो चीज दिख रही थी वो तो हमने कर दी। डिस्प्ले क्या प्रिंट करेगा, डिस्प्ले क्या प्रिंट करने वाला है, i हमने क्या दिया, k हमने क्या दिया, किसका क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब ये होता है कि स्कोप किस किस तरीके होता है, पहले तो समझिए कि लोकल है। अब स्कोप लोकल है या ग्लोबल है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो i है 20, ये इस मेन फंक्शन के लिए लोकल है। जो ये k35 है वो इस फंक्शन के लिए लोकल है, यानी i = 20 यहाँ पर कहीं भी नोन नहीं है इस फंक्शन में, और k = 35 ये कहीं भी नोन नहीं है। यहाँ इनका स्कोप ये स्कोप रूल्स होते हैं। कॉलिंग कन्वेंशन क्या होता है, कॉलिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि ऑर्डर, जिस तरीके से ऑर्डर आपने दिया हुआ है, जैसे हम ऑर्डर के थ्रू पास करेंगे, यानी कि क्या आपने स्कीम दी हुई है, जब भी फंक्शन कॉल आएगी तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पास फंक्शन है ABCD में देना चाहता हूं, तो आर्गुमेंट आप लेफ्ट से राइट की तरफ पास कर सकते हैं, ABCD, या राइट से लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट से राइट हो गया, या राइट से लेफ्ट की तरफ DCBA। सी में
ये सेकंड ऑर्डर चलता है, यानी DCBA इस तरीके से। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। इसमें लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर कोई, सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे ये फंक्शन ABCD आपने कहा, यहाँ पर आपका जब ये कॉल करेंगे फंक्शन, तो जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वहां पर, जैसे आपने कहा फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे दे रखी है, आप यहाँ पर I है, यहाँ J है, यहाँ K है या L है, ये सब इंटीजर है या कोई भी वेरिएबल आप मान लीजिए डेटा टाइप। तो क्या रहा है, A जो है वो I को मिल जाएगा, B J को मिल जाएगा, C K को मिल जाएगा, D L को मिल जाएगा। ये तो सिंपल। लेकिन कई ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, आपने कहा A = 1 और यहाँ आपने कहा A++A++, क्या प्रिंट होगा? सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है कि A 1 है, A यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ++A है, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर दिखाई देगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 का 2। फिर यहाँ पर पहले A दिखाई देगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि क्योंकि अब A बढ़ चुका है, और यहाँ पर A++ है। अब क्योंकि हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, A++ ही है, कहीं असाइन नहीं कर रहे, इसलिए A++ यहाँ पर दिखाई देगा 3। ये एक जनरल सेंस है कि 1 2 3 दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिखाई दे। आप देखेंगे कि जो उत्तर आ रहा है वो 3 3 1 है। क्यों? क्योंकि जो C का कॉलिंग कन्वेंशन मैंने आपको बताया वो आपके दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ। तो अब मैं इसको दोबारा बताता हूं आपको कि दाएं हाथ से अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कैसे आए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ 1 आएगा, A++, क्योंकि A प्रिंट हो रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सबसे पहले A यूज हो जाएगा, यूसेज, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये क्लियर है। इसके बाद A++ हो चुका है, यानी कि पहले A दिख जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद A++ होगा, यानी कि 2 बन चुका है। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर है ++, बेसिकली आप ++2 कर रहे हैं, तो 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 की वैल्यू। अब यहाँ पर A प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि A की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 3 1 आएगा। इस तरीके से 1 2 3 नहीं आएगा, जो जनरल सेंस है उस हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें राइट टू लेफ्ट जा रही है। एक इश्यू है इसमें, इन फंक्शन कॉल को जरा देखिए। हमने कहा GoTalkC, गो टू XY है बेसिकली। इन लोकेशन, मतलब ये XY एक पिक्सल की, ये पॉइंट की लोकेशन है 10 और 20। आपने कहा GetCH और A पास किया और CH में लिखा। हम यहाँ पर एक साथ 3 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कॉल कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन भी conio.h में आता है, GoTalkC भी है, और ये आपका GetCH, तीनों आपको conio.h में मिलेंगे और तीनों यहाँ पर है। अब जब भी हम लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उनको कॉल करने से पहले उसका हम प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपाइलर को पता लग जाता है कि क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है। अब हम कभी भी लाइब्रेरी फंक्शन को डिफाइन तो करते नहीं। कभी भी आपने देखा कि हमने क्लियर स्क्रीन, printf, scanf या GetCH को कहीं डिफाइन किया, तो नहीं किया। इसका मतलब इसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी हमारे पास, ऑलरेडी कंपाइलर को नोन है, क्योंकि C में जो फाइलें दी गई है, जो आप C इंस्टॉल करते हैं तो जो फाइलें हैं उसमें ऑलरेडी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं। तो जो लाइब्रेरी, जब भी इस .h में आपने इसको इंक्लूड कर दिया तो इनका उसका प्रोटोटाइप मिल गया। लेकिन क्यों ये मल्टीपल फाइल, जैसे आपने CLR SCR किया, बाकी और भी किया, कि जो आपका जो फंक्शंस है वो अलग अलग ग्रुप में डिफाइंड है और फाइल अलग अलग ग्रुप, मतलब एक फाइल हर एक ग्रुप के लिए आपको मिली हुई। जैसे जो भी आप इनपुट आउटपुट करने वाले हैं वो सारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, का नाम भी देखिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h में दिया। जो भी इनपुट आउटपुट करने वाले, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे वो math.h में दी गई है। तो जब ये तीनों फंक्शन कंपाइल होंगे या ये कोड चलेगा, अब यहाँ पर आपने कहा कुछ एरर आएगी। क्यों? जो पैरामीटर्स है फंक्शन कॉल की और जो उसके प्रोटोटाइप दिए गए हैं conio.h में, वहां मसला हो जाए। अब आप इस फाइल को ना conio.h को खुद खोल के भी देख सकते, वो खोलेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि जो CLR SCR है उसके बाहर वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। GoTalkC में बाहर रिटर्न नहीं करता, लेकिन आपका ये इंट है 2, और GetCH जो है वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है वैल्यू, और इंटीजर आपकी रिटर्न करता। यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे। तो जो इसका मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास जिस तरीके से ये दिया हो, जिस तरीके से आपके लाइब्रेरी में दिया है, उसी तरीके से आपको यूज करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि ये चीज प्रॉपर्ली डिफाइंड है। आप जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तब भी तो आप वही चीज देते हैं ना, जो चीज आपने जैसे बनाई है, अपने आप तो नहीं देते। अब कुछ फंक्शन कॉल एक और देखिए, यहाँ पर आपका है stdio.h आपने इंक्लूड किया, I आपने 10 दिया, J 20 दिया। आपने कहा मैं %d प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पर मेरे पास I और J है, तो ये एक तो इसके लिए हो गया, चलिए एक तो इसके लिए हो गया, दूसरे इसका क्या होगा, ये कहां से आया और ये कैसे प्रिंट होगा। तो आपने कहा %d मैं एक ही प्रिंट करना चाहता हूं और I और J यहाँ 2 वेरिएबल दे दिए, तब क्या होगा। तो ये फंक्शन आराम से कंपाइल तो हो जाएंगे, लेकिन जितनी वैल्यू दी है और जितने वेरिएबल दिए हैं और जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए, %d, %f, इन सबको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। अब वो तो मिसमैच हो गए, क्योंकि printf जैसे 2 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट लेता है, लेकिन वो जो आपकी printf की डेफिनेशन है उससे मैच कर जाएगा। लेकिन जब रन टाइम आप जब ये चलाएंगे, रन टाइम पे जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आने, तब ये ढूंढेगा कि साहब 1% तो ठीक है, 2% भी ठीक है, ये तीसरे का क्या करोगे, तो वहां पर एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर। इसी तरीके से दूसरा जो printf आपने देखा ये वाला, इसमें I तो इसको मिल जाएगा,
जे का क्या होगा, तो जो सेकंड है जे वो प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं आपने, वो जे इग्नोर हो जाएगा। फंक्शन के कुछ एडवांस फीचर बताता हूं, जैसे हमने सी के जो प्रिलिमिनरी बात की, थोड़ा और इसके अंदर जाते, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप्स, जो सी फंक्शन है या कोई भी सी फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है। कोई भी सी फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंटीजर रिटर्न करता है। अगर आपने कुछ नहीं दिया फंक्शन के सामने, कोई भी वॉइड या इंटीजर या फ्लोट नहीं दिया, तो अपने आप वो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर अपने आप अज्यूम कर लेता है, समझ जाता है कि ये तो इंटीजर रिटर्न करने वाला। अब इंटीजर रिटर्न करना है तो मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ रिटर्न करवाना है तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। देखिए ये प्रोग्राम है स्क्वायर निकाल, हमने कहा फ्लोट ए और बी है, हमने कहा कि यहाँ पर एंटर करिए फंक्शन कोई भी नंबर, ए में दे दिया %f, हमने कहा एक स्क्वायर फंक्शन कॉल करते हैं। इस स्क्वायर फंक्शन को हमने किस तरीके से लिख दिया, यहाँ से ए हम यहाँ भेजेंगे फ्लोट ए, और इस फंक्शन के आगे यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, इसका रिटर्न टाइप हमें नहीं पता, हमने लिखा ही नहीं, पता नहीं मतलब अभी लिखा नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब हमने ये फ्लोट y लिख दिया तो इसका मतलब रिटर्न y कर रहा है, तो फ्लोट y रिटर्न करेगा, जबकि x इंटू x आपका स्क्वायर कर देगा। जो भी आप वैल्यू यहाँ पास करेंगे वो 2 बार उसको मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो रिटर्न टाइप दिया है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सी क्या करता है, वो इंटीजर रिटर्न करता है। तो आप जैसे 3 डालेंगे तो ये आपको 9.0 रिटर्न कर रहा है, राइट। ऐसे ही आप कोई भी 1.5 डालेंगे तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है वो रिटर्न करेगा। लेकिन आप देखें 1.5 का स्क्वायर तो ये 2 नहीं होता है ना, इसी तरीके से 2.5 का 6 तो होता नहीं है। लेकिन ये जो क्या करेगा ना, इस पॉइंट को, इसके बाद की चीजों को ट्रंकेट कर रहा है, इसकी बाद की चीजों को ट्रंकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न तो इंटीजर करेगा बी पे, लेकिन चूंकि बी आपने फ्लोट दिया तो उसके आगे .000 लगा देगा 6 बार। यहाँ पर जो 1.5 का स्क्वायर है वो 2 नहीं है, ना ही 6 का 2.5। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो इसका स्क्वायर है 1.5 का, जो कि 2.25 आता है, वो रिटर्न तो इंटीजर हो रहा है ना, तो इंटीजर तो ये वाला पार्ट हटा ही देगा, ये पार्ट हटाते ही उसके पास केवल 2 मिलेगा। लेकिन चूंकि प्रिंट वो आप फ्लोट वैल्यू में कर रहे हैं तो 2.00000 प्रिंट कर देगा। तो इसीलिए रिटर्न टाइप देना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ और रिटर्न कराना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर रिटर्न करता है फंक्शन। अब देखें आप इसी फंक्शन के आगे हम यहाँ पर रिटर्न टाइप फ्लोट लिख रहे हैं, सेम चीज है, कोई फंक्शन में चेंज नहीं है, हमने यहाँ पर फ्लोट लिख दिया। अब हम जब पास कर रहे हैं इस ए को, क्योंकि हमने ए को भी फ्लोट कहा है, और यहाँ पर हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप दे दिया। प्रोटोटाइप मतलब इस तरीके का कुछ आने वाला है। इससे क्या होगा कि एक यहाँ पर भी एक मसला है, ये चीज जो है ना वो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? जैसे मेन के अंदर आप घुसे, यहाँ गए, प्रिंट एफ पता है, स्कैनफ पता है, क्योंकि stdio.h इंक्लूड किया होगा आपने। लेकिन ये स्क्वायर फंक्शन कहाँ है, कैसे पता चलेगा? अपने आप तो नहीं पता चलेगा कि वो यहाँ पर बाद में आने वाला है। ये फ्लोट और इंटीजर का मुद्दा तो आप समझ गए, लेकिन अभी एक और मुद्दा रह गया इसमें कि जो ये रिटर्न करने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो कहीं स्क्वायर का भी पता ही नहीं, क्योंकि जब स्क्वायर इनकाउंटर होगा तो स्क्वायर को ढूंढेगा। लेकिन इससे पहले आपने कुछ बताया नहीं। जैसे आपने कहा किसी को, देखिए साहब वो किसी को बता दिया कि ये मैं बंदा भेज रहा हूँ, इससे सामान ले लेना, है ना। अगर आपने किसी को बताया नहीं और वो बंदा आप जिससे बात कर रहे हैं उसके घर पहुंच गया, और तो वो दरवाजा खोलेगा, बोलेगा हाँ बताइए, तो जब आपने प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए, ऐसे करके उन्हें भिजवा दे। यही प्रॉब्लम यहाँ हो रही। तो इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि सोल्यूशन क्या है, ये करना ही पड़ेगा आप जब भी ये स्क्वायर कॉल होगा, क्योंकि स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये कोई लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। तो पहले बताइए कि ऐसा कुछ आने वाला है स्क्वायर नाम का, जिसके अंदर पैरामीटर फ्लोट जाएगा और जिसका रिटर्न फ्लोट आएगा। अब यहाँ पर इस स्क्वायर फंक्शन के आगे आप फ्लोट दे दीजिए। अब ये रिटर्न करेगा तो ये प्रॉपर वैल्यू रिटर्न करेगा जो आप चाहते हैं। 1.5 का वाकई में 2.25 होता है और 2.5 का वाकई में 6.25 होता है। अभी आपको रिटर्न तो जो आप चीज चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये जो आपने दिया ना, ये आपका, इसे हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी कि आप पहले प्री इन्फॉर्म कर रहे हैं उसको, कंपाइलर को, कि देखिए साहब जब ये हमने पहले दे दिया ना, तो स्क्वायर जैसी आए आप कोई एरर मत दीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया ना कि ऐसा कुछ आने वाला है। इसकी डेफिनेशन हमने जरूर कहीं दी हुई, और डेफिनेशन वो बाद में ढूंढ ले। तो हम ये इंटीजर बहुत कम लिखते हैं, इंटीजर रिटर्न टाइप बहुत ही कम लिखते हैं। और जब हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, हम कई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर हम रिटर्न टाइप चाहते ही नहीं, कुछ रिटर्न ना करें, क्योंकि अगर एक फंक्शन है जिसके अंदर केवल प्रिंटिंग हो रही है, 2-3 प्रिंट लिखे हो आपने, तो उधर रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। जब कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा तो फिर आप उसको वॉइड लिखेंगे। क्या करेंगे? वॉइड। तो देखिएगा यहाँ पर एक फंक्शन है आपका, ये गॉस्पेल है और ये आपका गॉस्पेल, ये वॉइड है। इस वॉइड को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो फंक्शन है ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, ये केवल प्रिंटिंग कर रहा है। जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, ये आपने क्यों दिया, ये है फंक्शन टाइप, ये फंक्शन प्रोटोटाइप। क्यों? क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं बताएंगे तो ये जब गॉस्पेल आएगा आपको कैसे पता चलेगा जो कंपाइलर है कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, ये गॉस्पेल कहाँ है, कुछ नहीं पता। जब ये लाइन आपने लिख दी
तो अब कंपाइलर को पता चल गया कि देखिए साहब जैसे ये गॉस्पेल आया, हाँ मुझे आपने बताया था कि कोई आने वाला, ये आपने बता दिया ना। उसके बाद इस फंक्शन पे जाएगा, क्योंकि वॉइड है तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इसको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में केवल इतना अंतर है, एक छोटा सा अंतर बताऊंगा, वही आगे मैं इसको और एग्जाम्पलीफाई करूंगा। आप जब फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं और वो किसी फंक्शन में जा रही है, वो वैल्यू एज अ कॉपी जाती है, कॉल बाय वैल्यू में एज अ कॉपी जाती है। कॉल बाय रेफरेंस में वो एक्चुअल वैल्यू जाती है फंक्शन में, एक्चुअल वैल्यू, फोटो कॉपी नहीं जाती, एक्चुअल जाती है। तो कॉल बाय वैल्यू में जब भी आप फंक्शन के अंदर कोई चीज को चेंज कर रहे हैं जो कि किसी और फंक्शन से आई हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस में जब एक किसी फंक्शन में आपने कहीं से वैल्यू ली है और वो कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, तो वहां पर जो भी चेंज हो रहा है वो एक्चुअल वैल्यू में हो रहा है। तो आपको जो जिस फंक्शन ने कॉल किया है उसकी वैल्यू फंक्शन जिसको कॉल किया गया वो चेंज करने की पूरी मात्रा वो रखेगा उसको, और वो चेंज कर। अब इसको और थोड़ा सा देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। जैसे हमने एक कैलकुलेट सम लिखा एबीसी और ये पास किया, एबीसी चला गया, एबीसी में कुछ भी चेंज हुआ ठीक है, लेकिन रिटर्न कर दिया तो आ गया। लेकिन अगर ए और बी और सी में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो कोई भी चेंज वो नहीं कर पाएगा, कौन? आपका फंक्शन नहीं कर। ऐसी फैक्टोरियल आपने दिया ए, तो ए जब जाएगा तो वो ए जब फंक्शन में जाएगा तो ए पे एक्शन होगा, लेकिन ओरिजिनल ए जहां से वो आया है वहां पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। उसी कारण से हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू चेंज हो, जो हमने हमारी फंक्शन कॉल्ड फंक्शन में जो वैल्यू दी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, ये कॉल बाय रेफरेंस मतलब हम उस फंक्शन को, उस वेरिएबल का नाम भेज के उसका एड्रेस भेज, उसका रेफरेंस भेज। यहाँ पर क्योंकि रेफरेंस है, एड्रेस है, तो ये पॉइंटर का एक इसमें डिस्कशन आएगा जिसको हम देखेंगे। पहले पॉइंटर देख लेते हैं, फिर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो पॉइंटर है सी में सबसे ऐसी चीज है, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं ना, वैसे कुछ देखिए इसमें कहा तो गया है कि बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूं क्योंकि इसमें जो सिंबल्स देते हैं ना, जो स्टार देते हैं, कितने बार स्टार लगेंगे, एम्परसेंड क्या है, वो जो स्टार और एम्परसेंड है ना, यही अपने आपको घबरा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है पॉइंटर। पॉइंटर इसको समझिएगा क्या क्या करता है। पॉइंटर केवल वो चीज है जो एड्रेस रखता है। पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? मेमोरी एड्रेस, बस इतना समझिए। तो पॉइंटर का नोटेशन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने INT लिखा, इंटीजर i = 3, इसका मतलब क्या हुआ? मेमोरी में इस मेमोरी लोकेशन का नाम है i, इसके अंदर आपने 3 वैल्यू रखी। अब हम मेमोरी में जा रहे हैं, प्रॉपर हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। अब हम कंप्यूटर के पार्ट पे जा रहे हैं जहां पर हमारा ये काम हो रहा है। हम प्रोग्राम को देख रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे इंटरनली काम कर। ये मेमोरी लोकेशन है, ये कोई भी हेक्साडेसिमल में इसका मेमोरी लोकेशन हो सकता है, राइट। अब इस मेमोरी लोकेशन में आपने 3 रखा है, इसका नाम है i। तो ये लाइन क्या बोलती है, ये सी को बोलती है कि एक मेमोरी मेरे लिए दे दीजिए जो इंटीजर वैल्यू रखने वाली है, इसके साथ एक नाम रख दीजिए i, ताकि मैं इस i नाम से पहचान सकूं। जहां जहां मेरे पास i होगा, जहां i होगा वहां मैं 3 की वैल्यू रखना चाहता हूं, और इस लोकेशन पे 3 रख दीजिए। अब जैसे इंटीजर है, मान लीजिए 2 बाइट लेना है, तो 2 बाइट की लोकेशन हो गई, इसकी जगह होगी 2 बाइट। अब क्योंकि मेमोरी की बात कर रहे हैं तो पता भी होना चाहिए, 2 बाइट हो जाएगी। अब इसको हम मेमोरी मैप पे कैसे, ये लोकेशन का नाम हो गया, ये इस लोकेशन में आपका वैल्यू हो गई, और ये लोकेशन नंबर हो गया। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये एक्चुअली में तो हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये आपका नंबर हो, कोई एड्रेस मान लीजिए इसका। जैसे आपका घर है, आपके घर में आप रहते हैं, है ना, आप रहते हैं, इस घर का नाम हुआ कोई श्याम कुटीर, ऐसा नाम हो सकता है, या कुछ पैलेस का नाम लिख सकते हैं आप, कुछ पैलेस रख दीजिए, विवांता पैलेस, है ना। लेकिन इसका एड्रेस भी तो होगा। जैसे मान लीजिए 5/2 दिलशाद गार्डन, न्यू दिल्ली, ऐसे कुछ हो सकता है, ये नाम एड्रेस हो सकता है। यही एड्रेस है ये 6552। अब जगह हो गई, मेमोरी हो गई, और मेमोरी का नाम हो गया, और उसका एड्रेस। जो वेरिएबल मेमोरी एड्रेस रखेगा उसे ही हम पॉइंटर कहते हैं। अगर आप int i = 3 दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे i प्रिंट कराइए, तो आप सिंपल i यहां देंगे, वैल्यू ऑफ i % देंगे। आप अभी तक ये सीख चुके हैं कि मुझे i प्रिंट कराना है, 3 वैल्यू प्रिंट कराना है, तो मैं ऐसे प्रिंट करा दूं। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि ये i है, यहाँ पर 3 है मेमोरी लोकेशन में, ये किस एड्रेस पे है, इसका एड्रेस नंबर क्या है, एड्रेस वैल्यू क्या है, इसको प्रिंट कराना है। तो आप i के आगे एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड i का मतलब होता है, i के आगे जो एम्परसेंड लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि एड्रेस। जहां भी एम्परसेंड लग जाए वेरिएबल के आगे, इसका मतलब है एड्रेस। तो i का एड्रेस आप दिखाना चाहते हैं, और क्योंकि एड्रेस जो है, जैसे मैंने बताया, इसको अनसाइन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इस तरीके से होती है जो आपको अनसाइन में देनी पड़ेगी। ये वैल्यू ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कोई ऐसी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, क्योंकि आपकी मेमोरी में किसी भी जगह पे आई जाके स्टोर हो सकता है। तो ये वैल्यू वेरी करेगी, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ये हमेशा आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो एड्रेस जो है, ये जो एड्रेस हो गया ना 5/2 दिलशाद गार्डन, वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये एम्परसेंड आपको क्या दिख रहा है, इसका मतलब होता है, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ आपने क्या किया, एम्परसेंड के आगे एड्रेस ऑफ i, और आपने यहाँ पर किया %u, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनसाइंड इंटीजर में आएगा, तो अनसाइंड वैल्यू आपकी आने वाली है, तो इसलिए %u दिया। जैसे हम स्कैनफ में करते क्या, स्कैनफ में चाहते थे कि जो भी वैल्यू आई वो किसी एम्परसेंड, किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। तो स्कैनफ के अंदर भी तो हम एम्परसेंड देते थे,
एम्परसेंड का सीधा मतलब था कि हम चाहते हैं क्या दे एड्रेस वैल्यू। अब स्टार, इसको देखिए क्योंकि ये चीज जो है ना ऑपरेटर इसके साथ बहुत यूज होने वाली। ये जो स्टार है, ये स्टार अगर हम लगा दें आई के सामने तो ये हमें बताएगा दी वैल्यू, अगर आई पॉइंटर है तो दी वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय दिस आई, यानी कि जैसे हम स्टार लगाएंगे तो ये आपको वैल्यू उठा के देगा। जैसे आपने कहा आई ये है और ये 3 है, इसका एड्रेस है 655 कुछ भी आप रख लीजिए 63 कर, ये एड्रेस है। आप कहना चाहते हैं कि मैंने एक पॉइंटर लिया p, वो पॉइंटर जो है वो ये वैल्यू रखेगा, पॉइंटर के पास हमेशा एड्रेस होता है। इस पॉइंटर के आगे मैंने स्टार लगा दिया, तो ये अब ये पॉइंटर के आगे स्टार लगाने का मतलब अब मुझे आप इसकी वैल्यू बताइए जो आई पे है, तो 3 आई। इसका बहुत ध्यान से आप आउटपुट देखिए, इंटीजर आई इक्वल टू 3, आपके पास एक जगह है आई, इसका नाम है मेमोरी में, 3 इसके अंदर वैल्यू रखी है, उसका एड्रेस में मान लीजिए कुछ 1 2 3 कर देता, नहीं 3 है 1 2 4 कर देता। अब मैं इस मेमोरी एड्रेस का या जहां पर आई है जिसको आई पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस दिखाना चाहता हूं, तो अब हम सीख चुके, इस आई के आगे एम्परसेंड लगा देंगे, एड्रेस ऑफ आई हो जाएगा, परसेंट यू में ले लेंगे तो ये इसका एड्रेस दिखा देगा 1 2 4 आ जाएगा इस जगह पे। मैं आई की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ तो परसेंट डी करके आई कर दूंगा, तो ये आई की वैल्यू दिखा देगा कि आई जो है जिस मेमोरी लोकेशन पे है उसके अंदर वैल्यू जो रखी है वो 3 रखी, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि एक और तरीका मेरे पास हो जो मैं आई प्रिंट कर, मतलब मैं 3 प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले एम्परसेंड आई करूंगा, यानी कि अब मेरे पास एड्रेस आ गया आई का, ये एड्रेस ऑफ आई है, उसके ऊपर अगर मैं स्टार लगा दूं तो ये है कि इस एड्रेस पे, एम्परसेंड आई मतलब एड्रेस हो गया ना, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये 3 आ जाएगी, ये 3 आएगी। तो एड्रेस के में तो आपका 65524 जो भी आप ये हर बार बदलेगा, और वैल्यू 3, और ये जो स्टार एम्परसेंड आई है ये भी आपको 3 देगा, क्योंकि स्टार का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ और वैल्यू एट, क्या यहाँ पर तो आप एड्रेस ही लिखेंगे ना, क्योंकि वैल्यू एट दिस एड्रेस आपको चाहिए, तो स्टार एम्परसेंड आई भी आपको ये देगा, तो ये आपको वैल्यू दे रहा है। एक और तरीका है इसको करना, एक और इसका तरीका करने का है, आप क्या कर सकते हैं, एम्परसेंड आई क्योंकि एड्रेस देगा, इसको आप जे में रखें, अब जे को प्रिंट करा दो। अब जे जो है यहाँ पर ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अब ये एड्रेस ले रहा है, एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल और एड्रेस वेरिएबल अलग अलग, तो जब आपने जे को एम्परसेंड आई असाइन किया तो अब जे के पास आई का एड्रेस आया है, मेमोरी लोकेशन का में आई है, ये 3 है, इसका एड्रेस जो होगा वो आया है, राइट। तो जे आपका वेरिएबल है, उसको भी जगह मिलेगी, और वो जे वेरिएबल अब मतलब वो मेमोरी में ऐसे रहेगा, जे वेरिएबल होगा, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, इसका एड्रेस, ये जो एड्रेस है ना, मान लीजिए 1 2 4 था, वो यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 4 रखा जाएगा, ये ऐसे। तो फिर से समझिए कि हमारे पास आई था जिसके अंदर 3 वैल्यू थी और इसका एड्रेस ये, हमने क्या किया, आई का एड्रेस लिया और जे को असाइन कर, तो जे भी एक मेमोरी लोकेशन में रहेगा, और जे के अंदर आई का एड्रेस है, यानी कि ये आई का एड्रेस है ना, ये इसके अंदर जाएगा, और इसका आपका खुद का कोई एड्रेस है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में रखेंगे, इसका खुद का कोई एड्रेस होगा। आई की 3 वैल्यू है, जे के पास आई का एड्रेस, बट जे को हम ऐसे तो बना नहीं सकते, जे तो अभी बना ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं जे के अंदर किसी का एड्रेस है। जब कोई भी वेरिएबल किसी का एड्रेस रखने लगता है तभी वो पॉइंटर हो जाता है, तभी उसे पॉइंटर कहते हैं। तो आप जे को आप इंट जे नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी, आपको करना पड़ेगा इंट पॉइंटर जे। अब ये पॉइंटर जो है ना स्टार जे, इसका मतलब ये है कि नाउ जे विल ओनली होल्ड द एड्रेस, जे अब एड्रेस होल्ड करेगा, जे अब कोई वेरिएबल नहीं है होल्ड करेगा, ये एड्रेस करेगा, क्या करेगा, एड्रेस। तो जे पॉइंट कर रहा है आपके जे पॉइंट कर रहा है उस इंटीजर को जिसका एड्रेस इसने रखा हुआ है। तो इंट स्टार जे का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब ये होगा, जैसे मैंने कहा स्टार मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस दिस, तो इस एड्रेस पे, यानी कि इसका एड्रेस क्या है, कुछ और होगा, जैसे 1 2 4 रखा था ना, 8 2 3 कर लीजिए, इस एड्रेस पे, इसके एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 1 2 4, ये तो हम चल रहे हैं, तो ये आई का एड्रेस है। तो वैल्यू स्टार का मतलब आप समझ लीजिए, बस स्टार जैसे आपके दिमाग में आया समझ लीजिएगा कि ये है वैल्यू एट एड्रेस। तो इन स्टार जे का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन्ड इन जे विच इज एन इंटीजर, वैल्यू वो वैल्यू उस एड्रेस पे जो जे में रखी हुई। इसको और थोड़ा सा प्रोग्राम के तहत समझाता हूँ, आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीज इसमें दे दी गई है। आपने कहा आई 3 है और आपने कहा इंट स्टार जे, आई वेरिएबल है और जे पॉइंटर है। जे वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है, जे अब नॉर्मल वैल्यू रखने में सक्षम नहीं है, जे में नॉर्मल वैल्यू आप नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार जे का मतलब ये होता है कि ये पॉइंटर है, इसमें केवल आप एड्रेस रख सकते हैं, और एड्रेस मैंने बताया आपको अनसाइन होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल में होता है मेमोरी में, और वो वेरिएबल से बिल्कुल अलग होता है, वो नंबर ही होगा लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइप की चीज होती है, अलग होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा आई इक्वल टू 3, अब आप एड्रेस ऑफ जब आई देंगे तो इसको रखने के लिए आपके पास नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं करेगा, यहाँ आपको पॉइंटर देना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका एड्रेस रखना चाहते हैं, वो वेरिएबल जो एड्रेस रखने में सक्षम है, तो हमारे पास कौन सा, यही तो सक्षम है, ये और कुछ तो रख नहीं सकता, ये एड्रेस से रख सकता है। तो आप जब जे को असाइन करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, जे में आप n% आई असाइन कर रहे हैं, यानी आई का एड्रेस ऑफ आई ये जे में चला जाएगा, तो जे के पास एड्रेस आ गया। तो अब देखिए एड्रेस ऑफ आई मतलब m% आई जब करेंगे, इसका एड्रेस आपको अगर चाहिए तो ये मिल जाएगा, उसके बाद आप जे का एड्रेस पता करेंगे तो
जे का एड्रेस ऑफ आई और यहाँ पर आप जे कर रहे हैं, तो जे में ही तो एड्रेस ऑफ आई दे रहे हैं ना, और जे जो है वो अपने आप में एड्रेस ही तो रख रहा है, तो जे के अंदर का कंटेंट आपका क्या होगा, वही आई का एड्रेस होगा, तो यही चीज दोबारा आ जाएगी, ये चीज दोबारा आ जाएगी। अब अगर आप जे का एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आई के अंदर एक 3 था, जे के अंदर इसका एड्रेस यानी 1 to 4 है, और जे का खुद एड्रेस होगा मान लीजिए 823 है, तो जब जे का एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो 823 आएगा, तो इसका अपना कोई एड्रेस होगा, जैसे 65522 यहाँ पर आया हुआ, राइट। उसके बाद आप जब जे प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, जे तो सिंपल, जे का मतलब ये है कि जे के अंदर 1 to 4 वैल्यू है, तो 1 to 4 कर देगा, यानी कि इसका एड्रेस ये चीज प्रिंट कर देगा। आई प्रिंट कराएंगे तो आई 3 आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप जब एम्परसेंड आई स्टार करेंगे, यानी एड्रेस ऑफ आई, वहां पर कौन सी वैल्यू है, स्टार मतलब है वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो आई के एड्रेस पे यानी 1 to 4 पे कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपने कहा स्टार जे, जे जो एड्रेस वेरिएबल है यानी पॉइंटर वेरिएबल है, उस पर कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 1 to 4, कौन सी वैल्यू है, सॉरी ये जो है 1 to 4, जे जो है वो एड्रेस है, ये एड्रेस ही रख सकता है, ये एड्रेस, इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 आ जाए, ऐसे है। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज देखी, एम्परसेंड आई, एम्परसेंड जे, स्टार जे, स्टार एम्परसेंड आई, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बेसिक चीज यही है कि जो एम्परसेंड और स्टार के कॉम्बिनेशन है वही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास डिक्लेरेशन कुछ इस हिसाब के हैं, हमने इन स्टार अल्फा किया, कैर स्टार ch किया, फ्लोट स्टार s किया, इसका मतलब अल्फा अब इंटीजर क्या है, इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल, ch पॉइंटर वेरिएबल है जो कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, s आपका पॉइंटर है जो आपको फ्लोट को पॉइंट कर, ये सारे के सारे इस तरीके से चलेंगे, और ये केवल इसी काम के लिए है जो केवल एड्रेस होल्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें आप नंबर नहीं रख सकते, इसमें नॉर्मल नंबर नहीं रख सकते, इसमें क्या एड्रेसेस आए। आपने जब ये कहा फ्लोट स्टार एस, इसका मतलब ये है कि अब ये जो एस है ये पॉइंटर बन चुका, यानी कि ये जो एस है इसमें आप किसी भी कोई भी एक फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू का एड्रेस रखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का एड्रेस रखेंगे, सिमिलरली कैरेक्टर की। और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं आगे, देखिए आप ये भी तो कर सकते हैं कि एक आपने कहा कि एक आई है, मैं इसको इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, यहाँ पर समझिएगा क्या बता रहा हूँ, इसको लेके चलते हैं कि करके आप समझ जाएंगे। एड्रेस और एड्रेस एक्चुअली यहाँ पर बताना चाहते हैं, स्टार स्टार बताना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ एड्रेस कैसे हो रहा है। ये i इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या है, ये आई है, मेमोरी लोकेशन कोई भी हो सकता है, उसमें 3 रखा। मैं इसका जरा रिजल्ट आपको देख लूँ यहाँ पर, फिर आपको बताता हूँ। देखिए यही हम यूज करते हैं, 65524, 65522 और 65520, ऐसे रख 65524, इसका एड्रेस है 65522। अब यहाँ पर आपने बनाया जे, और जे में क्या लिखा, आई का एड्रेस, आई का एड्रेस क्या है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 65524, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा तो 65522 कर दीजिए, मान लीजिए एड्रेस। अब आपने क्या किया, इसका एड्रेस जे का एड्रेस के को असाइन कर दिया, तो अब के भी बनेगा, जे का एड्रेस यानी कि 65522 यहाँ आएगा 22, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा 65520 मान लीजिए, ऐसे ना दो इससे करें क्योंकि इंटीजर है, दो बाइट के हिसाब से इसको डिफरेंस दे रहे हैं, एक सिंबॉलिक तरीके से। अब देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने अगर हम मान लीजिए स्टार और स्टार के करें, जब स्टार जे करेंगे, जब वैल्यू स्टार जे करेंगे इसका मतलब ये है वैल्यू एट जे, यानी कि वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय जे, वैल्यू एट 65524 ये एड्रेस है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, इसकी ये 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 आएगा। अब स्टार स्टार के मतलब ये है कि पहले तो स्टार स्टार के में एक स्टार के देखिए, स्टार के क्या है, इसके पास क्या है 65522, ये इसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा स्टार लगाएंगे मतलब ये इसके बारे में बात करेंगे, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, तो स्टार स्टार के आपको 3 वैल्यू, यानी एड्रेस ऑफ के जिसे स्टोर कर रहा है वो एड्रेस है, वो एड्रेस जो स्टोर कर रहा है वो किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, या उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग चीजें हैं, इसमें सबसे पहले आप ये वाला देखते हैं, ये तीनों, फिर आप आगे बढ़ते। यहाँ पर आपको एम्परसेंड आई मतलब आई का एड्रेस, ये आपका 65524 आ जाएगा। जे आप कर रहे हैं क्योंकि जे सिंपली एड्रेस है, तो आपको 65 इसका जे जो वैल्यू देगी एड्रेस ऑफ आई, ये आपको जे दे देगा, तो जे बेसिकली 65, इसकी वैल्यू है 65524, तो ये भी 65524, ये भी 65524। स्टार के मतलब क्या होता है, स्टार के मतलब जो के है वैल्यू एट के, तो ये 65522 है, तो यहाँ पर 655 वैल्यू एट आई, जो एड्रेस ऑफ आई है, एड्रेस ऑफ आई है, एड्रेस ऑफ आई है, तीनों पॉइंट पे चाहे एड्रेस ऑफ आई करें, चाहे जे करें, चाहे स्टार करें, स्टार के करें, देखिएगा ये के है। अब वैल्यू एट के का क्या है, के के पास क्या वैल्यू है, के तो एड्रेस रखता है, तो इस 65524 पे कौन सी वैल्यू है 65524, तो यहाँ पर तीनों ही जगह पे 65524 आएगा, ये तीनों हो गया। अब देखिएगा एम्परसेंड जे का एड्रेस क्या है, अभी आपने देखा जे का एड्रेस क्या है 65522। अब एड्रेस ऑफ जे क्या है, के अगर करेंगे, क्योंकि के अब वैल्यू है और के में कौन सी वैल्यू है 65522। इसी तरीके से एम्परसेंड के जब करेंगे तो वो के का एड्रेस बताएगा, तो के का एड्रेस जो है 65520 था। अब वैल्यू ऑफ जे की वैल्यू क्या आएगी, जे में आई के का एड्रेस रखा हुआ है, यानी 65524 रखा हुआ है, तो 65524 आ जाएगा। के क्या है, के है वैल्यू ऑफ के पास जे की वैल्यू है, जे के एड्रेस की वैल्यू है, तो 65522। अब अगर आपको वैल्यू आई की प्रिंट करनी तो आई करेंगे तो सीधा 3 आएगी। अब जब आप एड्रेस ऑफ आई इस पे कौन सी वैल्यू रखी है, वो भी आपकी 3 आएगी। अब जब आप करेंगे स्टार जे का मतलब ये है वैल्यू विच इज पॉइंटेड बाय जे, जे किसको पॉइंट कर रहा है 3 को,
ये हो जाएगा। स्टार स्टार के वैल्यू ऑफ के, मतलब के का जो के अंदर जो कंटेंट है उस पे जाइए। के अंदर कंटेंट क्या है, जे का एड्रेस। अब जे के एड्रेस पे जाइए और जे के एड्रेस पे जे के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको देखिए वो किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को। तो यहाँ पर भी 3 है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर रही है। मैं फिर से आप इसी को डायग्राम को बताता हूँ। जो आई है उसमें 3 वैल्यू रखी है, इसका ये एड्रेस है। जे के पास, क्योंकि जे के पास एड्रेस है आई का, तो वो यहाँ जाएगा और इसका खुद का एड्रेस होगा। अब के पास एड्रेस है जे का, तो इसका एड्रेस यहाँ जाएगा, इसका खुद का एड्रेस। तो जब हम स्टार स्टार के करेंगे, जब स्टार जे करेंगे तब तो ये 3 दिखाएगा। जब स्टार स्टार के करेंगे तो वो यहाँ पर जाएगा और ये देखेगा कि ये किसको पॉइंट कर, मतलब डबल डिफरेंसिंग हो रही है। यहाँ पर स्टार स्टार के उसको दिखा रहा है जो जे जिसको पॉइंट कर। फंक्शन कॉल्स पे आते हैं। फंक्शन कॉल्स में अब हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को दोबारा डिफाइन कर। अब आर्गुमेंट को हम 2 तरीके से पास कर सकते हैं, या तो सीधा वैल्यू पास कर दीजिए आर्गुमेंट की, या आप एड्रेस पास कर दीजिए उस आर्गुमेंट। यानी कि ऐसे आई है, ये 3 है, इससे कुछ एड्रेस होगा 65524, या तो अब ये आई 3 पास कर दीजिए। अब जब वैल्यू पास करेंगे तो इसकी कॉपी बनेगी, यानी इसकी कॉपी जाएगी। लेकिन जब आप एड्रेस पास कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं देखिए साहब यहाँ पर कुछ भी होता रहे, मुझे नहीं पता, आप इस एड्रेस पे जाइएगा और जो भी वैल्यू है ना उसको रेफर करिए। तो जो भी यहाँ चेंज होगा, जब हम ये एड्रेस पास कर देंगे, तो अगर हम i को i+1 करते हैं तो 3+1 हो जाएगा, 4 दिखाई देगा। लेकिन जब हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं तो i = 3 है, तो जब ये फंक्शन पे जाएगा तो i = 3 की कॉपी जाएगी। तो ये 3 कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। एक जगह पे वैल्यू की कॉपी जाती है, उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। एक जगह वैल्यू का जब एड्रेस जाएगा तो आप एक्चुअल वैल्यू पे काम कराना चाह रहे हैं, फोटोकॉपी में नहीं, तो इसे हम कहते हैं कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस। जैसे आपने कहा A10 है और B20, A10 है B20 है, आपने कहा A और B को भेजिए और इसको स्वैप कर दीजिए। स्वैप का मतलब क्या है कि A और B अपनी जगह बदल लेंगे, A की जगह 20 आ जाएगा, B की जगह 10 आ जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है, आपको आना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमने एक कोड लिख दिया। स्वैप का पता ही आपको कैसे करते हैं। जैसे ये 10 है, ये 20 है, यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए। सबसे पहले 10 को T में डाल दीजिए, वो यहाँ पर हुआ है। फिर 20 को 10 में डाल दीजिए, वो यहाँ हुआ है। फिर T वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 10 ले चुके हैं ना ऑलरेडी, इस 10 को 20 में डाल दीजिए, y = t। ये आपका y sin to t, ये आपका 20 को इधर ले जाएगा, 10 को इधर ले जाएगा, ये हो गया x और y प्रिंट करिए। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पर इस जगह पे तो आपको ये 20 और 10 दिखाई दे। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जब ये कंट्रोल इधर पे जाएगा और यहाँ प्रिंटिंग होगी, आपको ये 20 10 नहीं दिखाई देगा, फिर भी 10 और 20 ही दिखाई देगा। मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं। इसके अंदर तो स्वैप हो जाएगा, इसके बाहर आपको स्वैपिंग दिखाई देगी, क्योंकि जब a = 10 गया ना, तो a = 10 जब यहाँ पर int x के पास गया, तो यहाँ पर int x अपना बन गया ना, x तो अपना, इसके पास 10 आ गया, y जो है वो अपना अलग बन गया, उसके पास 20 आ गया। तो x और y पे चेंज जब कर रहे थे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप तो a और b को प्रिंट कराना चाहते हैं, a के पास अब ऑलरेडी 10 था, b के पास ऑलरेडी 20 था, तो ये x नहीं है, ये y नहीं है, b y नहीं है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, ये अंदर वाली वैल्यू तो चेंज मिलेगी, ये वाली, ये आपको कभी भी चेंज नहीं मिलेगी, यानी स्वैपिंग नहीं हो पा रही, यानी एक्चुअल वैल्यूज पे काम नहीं हो रहा है। इसी को अगर हम रेफरेंस से करें, अब हम क्या करेंगे, कॉपी नहीं भेजेंगे। अब हम उस जगह की वैल्यू भेजने की जगह उस जगह का एड्रेस भेज। अब देखिएगा, ये A10 भेज रहा हूं मैं। अब ये A जो है वो 10 रखता है और B जो है वो 20 रखता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं $A भेजूं, यानी कि इसका एड्रेस भेजूंगा। जैसे 65524 है, 65523 है, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, मैं वैल्यू नहीं भेज रहा हूं, मैं इसका एड्रेस भेज रहा हूं। इसका एड्रेस जाएगा, ये इसका एड्रेस जाएगा। जब एड्रेस जाएगा तो ये एड्रेस, आप जानते हैं कि एड्रेस नॉर्मल वैल्यू तो ले नहीं सकते। एड्रेस को लेने के लिए यहाँ पॉइंटर रखना, हमेशा जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो एड्रेस रखते हैं। कौन रखता है? ये $A को लेने के लिए यहाँ नॉर्मल वेरिएबल नहीं रख सकते आप, इसके लिए पॉइंटर होना चाहिए, और मतलब पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल का काम ही है कि वो एड्रेस ही रखता है और कुछ नहीं रखता। तो y और x हो गए। तो अब इसको बिल्कुल एक टेम्परेरी वेरिएबल लिखिए, क्योंकि जब y के आगे पॉइंटर लगा दिया तो आपने कहा वैल्यू एट y, तो ये तो सिंपल वेरिएबल ही तो हुआ, नंबर ही तो हुआ। और t आप एक ले सकते हैं टेम्पररी, और इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट वो कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करेंगे ना इस लाइन को, ये वाले को, क्योंकि आप यहाँ पर स्वैपिंग के लिए भेज दिया, कंट्रोल जैसे यहाँ पर आया, आप देखेंगे और भी स्वैप हो चुकी, 20 हो गया, 10 हो गया, क्योंकि आपने ना $b पर जो वैल्यू है उनको स्वैप किया है। तो a की जगह 20 आ जाएगा, b की जगह 10 आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि आप केवल क्या भेज रहे हैं, कॉपी भेज रहे हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में आप एक्चुअल एड्रेस भेज। आप देखिएगा, एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने रेडियस लिया, एरिया पैरामीटर, आपने रेडियस लिया, रेडियस स्कैन ऑफ कर लिया। अब एरिया पैरामीटर के अंदर एरिया और पैरामीटर आप देना चाहते हैं, यहाँ पर रेडियस तो भेज दिया, लेकिन एरिया और पैरामीटर का एड्रेस भेजा आप। अब जो भी चीज जाएगी ना, वो एरिया और पैरामीटर के एड्रेस जा रहा है। तो जब ये एरिया और पैरामीटर का एड्रेस गया, तो जो भी आप आर वैल्यू भेज रहे हैं वो तो चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एरिया है ना, ए वाला, इसका क्योंकि आपने यहाँ वो भेजा है, तो ये ए और ये एरिया दोनों ही एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ये ए भी, ये वाला ए भी और ये भी, क्योंकि ये ए जो है बेसिकली दिस इज एन एड्रेस, ये आपका एड्रेस है किसका, इस एरिया वेरिएबल का। तो एरिया वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, या अभी तो नहीं है, उसको हम बनाएंगे अभी। और इसमें एरिया के अंदर जो कंटेंट है उसका एड्रेस किसके पास है, ए के पास। तो दोनों एक ही चीज को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही
चाहे नाम से करें चाहे एड्रेस से करें। एड्रेस से करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। तो हम यहाँ पर एड्रेस भेज रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस भेज रहे हैं और इसको हम किसमें, आपके पॉइंटर में ले रहे हैं। और इसको हम जब वेरिएबल, जब इसका ऑपरेशन हो रहा है तो इसको पॉइंटर में ही, मतलब वैल्यू एट ए वैल्यू एट बी में कर रहे हैं और इसी को हम रिटर्न करा दे रहे हैं। रिटर्न कराने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पर ये ए और पी आएगा। और जब इसको ए और पी को आप करेंगे, क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन पे चीजें चेंज हो रही है तो एक्चुअल चेंज होगा। और आप जब रेडियस भेजेंगे तो ये एक्चुअल एरिया पैरामीटर, तो ये रेडियस यहाँ पर मिक्स कॉल है। रेडियस तो आपने कॉल बाय वैल्यू भेजा, लेकिन एरिया और पेरीमीटर आपने कॉल बाय रेफरेंस भेजा। तो ये रिटर्न करने का तरीका है। आपको रिटर्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं लिखा ना हमने रिटर्न लिखने की आवश्यकता कोई भी नहीं थी। आपने यहाँ पर उसके एड्रेस पे ही चेंज कर दिया। और जब उस एड्रेस पे कोई भी चीज प्रिंट कराते रहेंगे तो वो तो चेंज कर चुके ना आप यहाँ पे, तो वो तो वही चीज दिखाएगा क्योंकि मेमोरी एड्रेस पे जाके चेंज कर चुके हैं। मेमोरी एड्रेस तो चेंज नहीं होना ना, तो इसीलिए ये आपको वो वाली वैल्यू देगा जो चेंज वैल्यू, इससे रिटर्न की जरूरत नहीं है। इस चीज में हमने क्या सीखा इस प्रोग्राम को देख के, अगर आपको वैल्यू भेजनी है फंक्शन में और उसे चेंज नहीं करना है तो बाय वैल्यू भेजिए। अगर आप वैल्यू भेज रहे हैं और चाहते हैं उसमें चेंज हो तो उसका एड्रेस भेजिए, वो वैल्यू मत भेजिए, उसका एड्रेस भेज दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आप एक से ज्यादा रिटर्न, जो फंक्शन है वो रिटर्न एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कराना चाहता है तो आप कॉल बाय रेफरेंस भेज दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक साथ इस फंक्शन ने दो वैल्यू रिटर्न की, ए और पी, जबकि यहाँ कोई भी रिटर्न नहीं दिखा। एक से अधिक अगर आपको रिटर्न, जबकि हमने सीखा था कि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न कर रहा है और दो कर रहा है एक साथ। इसको मान ही तो सकते हैं कि रिटर्न कर रहा है, तो एक से ज्यादा रिटर्न करवाना है वैल्यू, तो आप क्या यूज करेंगे, कॉल बाय रिकर्शन। रिकर्शन, इसमें री शब्द है यानी बार बार। रिकर्शन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, खुद को कॉल करे। तो पॉसिबल है सी में कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, इसे हम कहते हैं रिकर्शन। एक फंक्शन रिकर्सिव तब कहलाता है जब वही फंक्शन, वो फंक्शन आपको उस बॉडी में मिले, फंक्शन की बॉडी में वही फंक्शन दोबारा मिल जाए, कॉलिंग की तरह। इसको हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं और काफी सारी चीजें रिकर्शन से होती हैं। एक एग्जांपल देखिएगा रिकर्शन का, अगर फैक्टोरियल निकालना है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जिसमें ये चीज इम्प्लिसिटली आपको दिखती है कि हाँ हो जाएगी। कैसे? जैसे हमें फैक्टोरियल 4 निकालना है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऐसे होता है ना। यानी कि हर एक फैक्टोरियल में जो ये नंबर है वो यहाँ आता है और उसके बाद एक कम होके यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना होता है। यानी कि ये फैक्टोरियल में ये फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा और इस फैक्टोरियल को निकालने के लिए इस फैक्टोरियल को निकालना पड़ेगा। यानी कि फैक्टोरियल में फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है। तो जब फैक्टोरियल में फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसमें हम रिकर्सिव एप्लीकेशन कर सकते। लेकिन दूसरा ये है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम रिकर्शन के द्वारा नहीं कर सकते। अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, उन स्टैंडर्ड्स में कहा गया है, कहीं में कहा गया है रिकर्शन मत यूज करिए। लेकिन रिकर्शन एक बहुत ही पावरफुल आपका सी का और बाकी और भी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक बहुत अच्छा टूल है। इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। इसमें आप देखें कि एक फैक्टोरियल फंक्शन है, हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो यहाँ में हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया। अभी हम इसको ना प्रोटोटाइप वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटोटाइप देना पड़ेगा तभी ये कॉल होगा, अभी वो सब हम देख चुके हैं। फिलहाल एक इसके मुद्दे पे बात करते हैं कि फैक्टोरियल के लिए हम रिकर्शन की तरफ कैसे पहुंच रहे हैं। हमने एक नंबर लिया ए में, ए को पास कर दिया, ए एक्स को मिल गया। अब एफ को 1 से शुरू किया और फॉर का लूप लगाया और 1 को एक एक करके बढ़ाते रहे और यहाँ हमने एफ इक्वल टू एफ इंटू आई किया। यानी कि अगर हमें किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर 3 का निकालना, तो यहाँ पर F1 है, अभी यहाँ 3 से लेकर 1 तक जाएंगे तो 3 से शुरू किया आपने, आई आपका 3 है, तो यहाँ पर आप गया F इक्वल टू क्या आ गया, F अभी 1 है, 1 इंटू 3, तो F में क्या आ गया 1 इंटू 3 F, ठीक है। वो F में 1 इंटू 3 आ गया, पहले बार 4 चला था। अगली बार क्या हुआ, एक कम हो गया तो फिर से F इंटू F इज इक्वल टू F इंटू आई चलेगा। आई क्या हो गया यहाँ पर, आई आप एक एक करके कम कर रहे हैं तो I2 हो चुका है। लेकिन इस F में प्रीवियसली क्या था 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 1 इंटू 3, राइट। उसके बाद आप अगली बार F चलेंगे तो यहाँ पर और एक और कम कर दिया, यहाँ का 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या था F में 1 इंटू 3 इंटू 2 या 1 इंटू 2 इंटू 3 मान लीजिए, और यहाँ पर आपका 1 है तो इंटू 1 कर दीजिए, वैसे ये 1 है। तो फैक्टोरियल में क्या आ गया अल्टीमेटली 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया। ये हो गया हमारा काम, रिटर्न कर दीजिए F को, ये आ जाए, 3 देंगे तो 6 आएगा। अब इसी को रिकर्शन से देखिए कैसे रिकर्शन से करेंगे। हमने क्या किया कि A लिया और इसको रिकर्शन में डाल दिया और रिजल्ट यहाँ ले लिया। रिकर्शन कैसे करेंगे, रिकर्शन में ये है, हम जानते हैं कि हम अगर किसी भी फैक्टोरियल जैसे 3 फैक्टोरियल निकालना चाहते तो ये जाके रुकता कहां पर है 1 पे। कैसे, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, ये क्या होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, हम रुक रहे हैं 1 पे। तो ये रिकर्शन में हमेशा एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है जहां पर हम रुकेंगे। तो यदि x इक्वल टू 1 है तो आप रिटर्न करेंगे क्या 1, यहाँ रिटर्न 1 कर दिया। और यदि 1 नहीं है, अभी x 1 नहीं है, तो आप हर बार x को
रिकर्शन इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और x माइनस 1 कर देंगे। यानी पहली बार सेम चीज देखिए, मैं यहाँ पर 3 भेज रहा हूँ, हमको फैक्टोरियल 3 निकालना। x 1 नहीं है अभी क्योंकि 3 1 नहीं है अभी, तो यहाँ पर ये else पे जाएगा f इज इक्वल टू x इंटू रिकर्शन माइनस 1। x क्या है, 3 आया ना, 3 इंटू रिकर्शन x माइनस 1। x क्या है, 3 माइनस 1, तो ये होगा 3 इंटू रिकर्शन 2। रिकर्शन 2 है ना, रिकर्शन 2 है। अब ये फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा क्योंकि ये अपने आप को कॉल कर रहा है, तो अब x की जगह यहाँ पर 2 जाएगा, इस जगह 2 जाएगा। 2 अभी भी 1 नहीं है, यानी कि 1 रिटर्न नहीं होगा। फिर यहाँ पर जाएगा तो x में ये जो x था ये अब कितना हो चुका है, इस जगह पे 3 तो आपके पास था ही, रिकर्शन 2 हो जाएगा। जब आपने रिकर्शन ये वाला कॉल किया ना, ये चल रहा है अभी, मतलब ये ब्रेन चलेगा। अब इसने अपने आप एक और खोल दिया, ये वाला फंक्शन दोबारा चलेगा, मतलब ये फंक्शन अब यहाँ दोबारा चलने वाला है। तो 3 अपना इंटैक्ट है, ये दोबारा चलेगा, तो 3 इंटू REC2, तो अब ये दोबारा 2 के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर 2 चलेगा, बाकी सब इंटैक्ट है, तो REC2 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2, तो यहाँ 2 गया, x1 रिटर्न नहीं हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि इसकी एक मैं कॉपी यहाँ लिख रहा हूँ और तब चला रहा हूँ, ये चलेगा। फिर इसके बाद ये दोबारा ये वाला एक बार इसको कॉल कर लेगा, यानी कि REC2 इसको फिर से कॉल कर। अभी 1 नहीं है, तो अभी 1 रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, x में तो 3 था ही हमारे पास, इस जगह पे क्योंकि इसने अभी कॉल किया है, तो क्या होगा, इसकी जगह ये वाली चीज रिटर्न होगी पूरी। x कितना है यहाँ पर 2, REC माइनस 1, REC x माइनस 1, मतलब आप 2 माइनस 1, राइट। अब ये फिर से चला देगा, तो एक बार और समझ लीजिए कि एक बार और यही फंक्शन दोबारा चला जाएगा। अब 3 इंटू 2 तो हो गया, ये दोबारा फंक्शन चलेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, x इंटू REC x माइनस 1, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये REC 2 माइनस 1 मतलब 1, REC 1 मतलब क्या है, रिकर्शन 1। यहाँ पर जब ये आएगा, ये बोलेगा कि x इक्वल टू 1 मिल गया, मैं रिटर्न 1 करूंगा, तो इस जगह पे 1 रिटर्न होगा। तो 3 इंटू 2 हो गया फैक्टोरियल, यही 6 होगा। ऐसे रिकर्शन काम करता है। तो रिकर्शन ने क्या किया, जब x इक्वल टू 2 आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये फाइनल रिकर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो हर बार ये f इज इक्वल टू x इंटू रिकर्शन x माइनस 1 रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करता रहेगा, जैसे x हो गया, उसके बाद ये कॉल होगा, तो एक बार और रिकर्शन कॉल हो जाएगा। फिर जब तक ये पहुंचेगा, ये मतलब 2 इंटू REC माइनस 1, फिर उसके बाद जैसे फिर एक बार और ये कॉल हो, जिस पॉइंट पे ये 1 आ जाएगा वहां पर ये 1 रिटर्न कर देगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल आपका रिकर्शन से आप निकाल सकते। तो अब क्या होगा कि ये हर बार अपने आप को कॉल कर रहा है, हर बार अपनी कंट्रोल जो है वो रिकर्शन को भेज रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिकर्सिव कॉल मतलब ये है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर वही फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है पिछले फंक्शन, मतलब ये मेन रिकर्शन था, यहाँ पर एक रिकर्शन कॉल हुआ तो इसने अपने आप को कॉल किया, फिर यहाँ कॉल, यानी मेन तो इंटैक्ट रहा, इसने कुछ रिटर्न वैल्यू की वो यहाँ जाएगी, इसने कुछ वैल्यू की यहाँ जाएगी। तो एक और छोटा कर, तो ये इसको दे रहा है वैल्यू, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, फाइनल वैल्यू यहाँ सब एक साथ जुमा हो जाएगी और रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि हमने एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी दी। यानी कि रिकर्शन 5 का मतलब ये है, ये 5 इंटू रिकर्शन 4 भेजेगा। रिकर्शन 4 क्या करेगा, रिकर्शन 4 इंटू रिकर्शन 3, इस जगह पे ये रिप्लेस हो जाए, फिर रिकर्शन 3 की जगह ये रिप्लेस हो जाए, फिर रिकर्शन 2 की जगह ये रिप्लेस हो जाए, फिर रिकर्शन 1 की जगह 1 है तो ये रिप्लेस, तो ये इसकी जगह ये, फिर इसकी जगह ये, फिर इसकी जगह ये, फिर इसकी जगह ये, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आपको फैक्टोरियल 5 मिल जाए। इस तरीके से रिकर्शन अपने आप को कॉल करता है और एक पॉइंट पे उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन भी हो। अगर आप और भी करो, जैसे फिबोनाची सीरीज, उसको भी आप कर सकते हैं रिकर्शन, और भी चीजें हैं जो आप रिकर्शन से कर सकते। यहाँ देखिए, फिर से आपको समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप समझ गए तो बाकी रिकर्शन सारे समझ जाएंगे। हमने क्या किया, मेन ने रिकर्शन कॉल किया x, इसने क्या किया, जब यहाँ पर ये चलने लगा तो इसके बाद जैसे अभी हम नहीं यहाँ पहुंचे, रिटर्न मेन में बाद में आएंगे। पहले क्या हुआ कि ये रिकर्शन कॉल हुआ, आपने देखा जब x गया, x इक्वल टू 1 नहीं है तो ये रिकर्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू यहाँ लिखी गई। अब इस पॉइंट पे ये जो है इसको कॉल करेगा, अपने आप कॉल कर लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x माइनस 1 जाएगी, यानी कि इस जगह पे x माइनस 1 जाएगी। अब ये गया x, अगर 1 मिलता नहीं है तो ये फिर से यहाँ पर जाएगा। अब इस जगह पे ये पूरी चीज रिप्लेस होगी यहाँ जाके, मतलब x तो इंटैक्ट रहेगा। अब x की जगह यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ये पूरा x इंटू, क्योंकि x माइनस 1 गया है यहाँ पर, तो x माइनस 1 कर देता इंटू रिकर्शन x माइनस 1 माइनस 1, ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़े, अब फिर से रिकर्शन ने x माइनस 1 में यहाँ पर कहलाया, तो x माइनस ये रिकर्शन x माइनस 1 यानी कि यहाँ x माइनस 2 जाएगा अगली बार, क्योंकि अब ये फिर अपने आप को कॉल कर रहा है। अगर x 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, ये फिर से यहाँ इस जगह पे ये रिप्लेस होगा। कैसे होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 बाहर आएगा और यहाँ पर होगा रिकर्शन x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस, ऐसे चलता चला जाएगा जब तक ये आपका 1 नहीं होगा, 1 पे बाहर आएगा। तो जब ये फाइनल चीज है ना, ये जब फाइनल निकल के आएगी वो यहाँ पर f होगी और फिर ये रिटर्न होगी, तो ये फाइनल चीज ये रिटर्न होगी। रिकर्शन और स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, सिस्टम इसे यूज करता है। स्टैक का मतलब ये होता है, जैसे आप खाना खाने गए किसी पार्टी में, वहां पर प्लेट्स रखी होती है स्टैक्स इस तरीके से, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो ये वाला जो प्लेट है उसी को रखेंगे और इसी को उठाएंगे, आप बीच से नहीं निकाल सकते, यानी एक ही पॉइंट होता है, यहाँ पर एडिशन और डिलीशन होगा। तो रिकर्शन जो तरीका है वो आपका इंटरनली स्टैक यूज कर रहा हो। तो अलग अलग हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे है, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री, ये सब हम यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सके। ये तरीका है डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे
इसी को हम कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना डेटा को और उस पर क्या एप्लीकेशन पॉसिबल है उसे हम डेटा स्ट्रक्चर। तो कंपाइलर यहाँ पर रिकर्शन के लिए स्टैक यूज करता है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये होता है स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें अगर रखना होता है तो पुश ऑपरेशन होता है, मतलब प्लेट रखनी है ऊपर और प्लेट को निकालना है तो जिसे कहेंगे पॉप ऑपरेशन, पुश और पॉप। तो अगर आप इस चीज को देखें यहाँ पर इस प्रोग्राम में कैसे काम करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ए हम 5 भेज रहे हैं, बी 2 भेज रहे हैं, ऐड करना चाहते हैं, रिजल्ट सी में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंट आई पे आपने ये इस जगह पे इसके पास 5 आ गया, इसके पास 2 आ गया, आपने सम लिया, सम में क्या किया 5 और 2 रिटर्न कर दिया सम। अब इसमें हुआ क्या, जो अलग अलग पैरामीटर आपने दिए इसमें, ओके, ये जा रहे हैं आपके स्टैक। सबसे पहले ए और बी यानी कि स्टैक पे पुश किया जाए, पहले ए फिर बी, और उनको हम आई और जे से रिफर करेंगे क्योंकि वो फंक्शन में चले गए, आई और जे बन गए। उसके बाद जो फंक्शन जो लोकल वेरिएबल है उसका सम का, फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल, ये वाला लोकल वेरिएबल, इसको रखा जाएगा स्टैक पे रखा जाएगा। अब जब इसको स्टैक पे रख देंगे तो ये दोनों जो है इसको सम का मतलब क्या है, वो आई और जे को ऐड करेगा, और वो उसको हम सम को पॉप कर लेंगे इस तरीके से। यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि लोकल, सबसे लोकल जो जा रहा है सम, और हमारे पास है ए और हमारे पास है बी, हम चाहते हैं सम में ए प्लस बी आए, राइट। तो हम सबसे पहले इस तरीके से इसका फॉर्मेशन करते हैं स्टैक का, फिर से समझिएगा इसको। ये मैं कह रहा हूं सम है, ये लोकल वेरिएबल है, ये हम पुश करें स्टैक, और हमने ए और बी स्टैक पे पुश किया। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, आई और जे उसमें पुश। अब जो रिजल्ट होगा वो टॉप पे होगा और उसे ही हम पॉप करेंगे, उसे हम निकालेंगे। इसको फिगर देखिएगा, थोड़ा आसानी समझ पाएंगे। ये खाली स्टैक है, यहाँ पर हमको प्लेटें रखनी है, प्लेट है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, खाने की प्लेटें है वो हमारे वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू ले रहे हैं तो कॉपी जाएगी, सबसे पहले कॉपी बी की, फिर कॉपी ए की। इसके बाद हमने क्या किया, इस जगह पे क्योंकि एड्रेस जो प्रिंटफ का है 2 और 5, हम पहले 2 रखेंगे फिर 5 रखेंगे। अब ये फंक्शन में गया नहीं है, अब हमने इसको फंक्शन में भेजा। जैसे हमने फंक्शन में भेजा तो ये 5 और 2 सम कितना आ गया, सम में 7 आ गया। इसी को हम पॉप करें, ये हमारा रिजल्ट, और उसके बाद बाकी सबको भी पॉप करें। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखिए कि ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस रखा जाता है यहाँ इस जगह पे, क्योंकि अगली बार उस फंक्शन का, जिस फंक्शन पे आप गए वहां का भी तो रखना पड़ेगा ना, उस फंक्शन का आपको बताना पड़ता है कि किस जगह पे। तो इसके बारे में भी ध्यान मत दीजिए, आप बस ये देखिए कि 2 और 5 हमने पुश किया, फिर इसमें रिजल्ट जो आया सम वो पुश कर दिया, और फाइनली जो भी, क्योंकि एक सम नहीं ना हो सकता है, बहुत सारे सम हो, बहुत सारी चीजें हो रही हो, वो सब इसके ऊपर चढ़ती चली जाएगी। फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको पॉप करेंगे, वही आपका रिजल्ट। इस तरीके से हमारा जो स्टैक है वो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, और खास तौर पे जो स्टैक है जैसे अभी हमने देखा, रिकर्शन है, और भी ऐसे बहुत एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें स्टैक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आने वाला है। तो ये जो हमने देखा पॉपिंग वगैरह, इसको हम कहते हैं CDECL कॉलिंग कन्वेंशन। सी इसको कर दीजिए DECL डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटिव, इस तरीके से हम ये कॉल करते हैं। तो रिकर्शन भी कुछ इससे अछूता नहीं है, रिकर्शन में भी यही होगा। रिकर्शन में हम एक एक करके चीजें उस पर रखते रहते हैं स्टैक पे, और कंप्यूटेशन होता रहता है, और फाइनली हम बाहर निकाल लें। ये हो सकता है कि स्टैक फुल हो जाए, ये भी हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ वो फुल हो रहा है, उसकी पूरी हमारे पास वैल्यू होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। स्टैक जब आएगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपको लाइब्रेरी में फंक्शन जोड़ना है, हम अपना फंक्शन तो लिख लेते हैं, लेकिन क्या हम अपना फंक्शन बना सकते हैं, और क्या हमारा फंक्शन इस जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्या उसमें हम रख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मतलब ये चीज पॉसिबल है, फिजिबल भी है? कैसे हम ऐड कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को लाइब्रेरी में, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अलग अलग कंपाइलर अलग अलग आपको ये फैसिलिटी देते हैं, जैसे टर्बो C++ कंपाइलर, ये आपको tlib.exe टर्बो लाइब्रेरी ये देता है। तो एक काम करते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को इसमें लाइब्रेरी में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन किसी भी फाइल में लिख लीजिए, किसी भी फाइल सी की फाइल में रख दीजिए, जैसे fact.c नाम दे दिया। उसमें सिंपल हमने क्या किया, हमें प्रॉपर देना पड़ेगा, क्या है फंक्शन का नाम, उसके अंदर कौन सा पैरामीटर जा रहा है, उसका टाइप और इसका रिटर्न टाइप। हर एक इंटीजर को प्रॉपर आप इनिशिएट करेंगे या एक तरीके से डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम ऑपरेशन करके रिटर्न करेंगे। ये अपने आप में फुल फ्लैश फंक्शन है, क्योंकि सी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी C++ भी प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट उसमें भी मॉड्यूलरिटी आती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने बना दिया, अब इसको आप कंपाइल कर लीजिए। जैसे आप कंपाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल्ट F9 नहीं बताऊंगा, अलग अलग आप कंपाइलर आ गए हैं, आप कर दीजिए, पहले C में कर दीजिए, या आप इसे कर दीजिए आपके कोड ब्लॉक्स में। तो जैसे आप कंपाइल करेंगे fact.obj बन जाएगा, ये आपका कंपाइल कोड है मशीन लैंग्वेज। अब एक काम करिए, इसको लाइब्रेरी में इस तरीके से डालेंगे, जैसे मैंने कहा tlib.turboc आपको tlib देता है, तो C: एक तरीका बता रहा हूं, C: यहाँ पर tlib math.lib में प्लस कर दीजिए C: या /fact.obj। तो math.lib आपका लाइब्रेरी फाइल नेम है, ये ऑलरेडी C देता है आपको। इसमें आपने इसकी obj फाइल यहाँ इस लोकेशन में जो थी उसको यहाँ पर ऐड कर, और उसके बाद ये काम केवल अब math.lib में गया। math.lib में एक्चुअल जो भी फंक्शंस होते हैं ना, उसके डेफिनेशन होते हैं, लेकिन उसका प्रोटोटाइप कहाँ होता है, उसका .h में होता है, यानी उस
हेडर फाइल में हम केवल फंक्शन का प्रोटोटाइप है, और जो ये वाली होता है लाइब्रेरी लिब फाइल, उसके अंदर उसका एक्चुअली कोड होता है। तो लेकिन लिब आपको खुली नहीं होती है, खुली lib.lib.dll ये सब खुली नहीं है, ये सब अंदर बंद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fact.h में इसका फैक्टोरियल का इस ये जो हमने जोड़ा है इसका हमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे उसको, fact.h जहां पर भी आप fact उसको खोलिएगा, जिस तरीके से बाकी दी हुई है वैसे आप fact.h वहां डिक्लेयर करें, जैसे stdio.h है वैसे fact.h कर। ये काम हो गया। अब आपको ये फंक्शन यूज करना है जो लाइब्रेरी के अंदर। तो जैसे आप #include stdio.h करते थे, आपने जहां से भी इसको लिया हुआ है C:, यहाँ पर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, ये वाले डबल स्लैश लगेगा, ध्यान रखिएगा fact.h, और इसको हम डायरेक्ट यूज करें सीधा, उसको कंपाइल करिए, रन कराइए, आपका प्रोग्राम चल जाए। अब अगर इसको डिलीट करना है, हमने दो जोड़ तो दिया, तो आप ये माइनस या डैश स्विच से आप इसको डिलीट भी कर सकते, इसको हटा भी सकते। तो ऐसा करिए कि सी के ना कंटेंट जो है उसको आप चेंज मत करिए, जो math.lib है उसको क्यों छेड़ना, जो चीज ऑलरेडी है। हम अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, यानी .lib फाइल ऑलरेडी आपके पास पॉसिबिलिटी है, .lib या .dll आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक लाइब्रेरी आपको बनानी है जिसमें फंक्शन है फैक्टोरियल, प्राइम और फिबोनाची। आपने ये फंक्शन बना लिए, आप चाहते हैं कि मैं अब बना चुका हूं, अब मैं बार बार क्यों बनाऊं, मैं इसको किसी लाइब्रेरी में डाल देता हूं और इसको मैं यूज कर लूं। तो हम क्या करेंगे, अब ये समझ तो गया ये तीनों चीजें क्या कर रही है, इसमें वैल्यू पास करेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बता रहा हूँ टर्बो C++ कंपाइलर का। आप इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी चीजों में कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, ये तीनों, इसको आप myfuncs.c, कोई ये नाम कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको मेन कहीं नहीं लिखना, केवल ये तीनों फंक्शन लिख दी। उसके बाद यही जो .c है इसके साथ .h बनाइए, एक .c फाइल अलग बनेगी, .h फाइल अलग बनेगी। यहाँ पर आपको इस .c में आपको इनके डेफिनेशन लिखने हैं, और .h में आपको इसके इन तीनों के केवल ये प्रोटोटाइप लिखने हैं, प्रॉपर प्रोटोटाइप लिखना है कि कैसा ये दिखने वाला है। उसके बाद अगर टर्बो C की बात करें तो वहां पर मेन्यू आइटम है एप्लीकेशन, वहां पर आप लाइब्रेरी में जाएंगे और ओके करें, कंपाइल करिए इसको, और आपको myfuncs.lib मतलब जो भी फंक्शन आपने ये जो भी नाम दिया होगा .lib बन के आ जाएगी। अब लाइब्रेरी बन गई आपकी, बस इसको इंक्लूड करना है। तो अब आपको .h की जरूरत नहीं है, वो .c की जरूरत नहीं है, या फिर .lib की जरूरत नहीं है। आप सीधा myfuncs.h जो आपने बना रखी है, अब lib बन गई, .h भी आ गई आपके पास, इसको इंक्लूड कर लीजिए। आप चाहे फैक्टोरियल यूज करें, चाहे प्राइम यूज करें, चाहे फिबोनाची यूज करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही आप और भी चीजें कर सकते हैं जो मैं इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाएगा टर्बो C++ के लिए। और भी चीजें हैं, और भी जगह है, क्योंकि हम अलग अलग कंपाइलर पे काम करते हैं आजकल, तो ये सब चीजें अभी यहाँ विद्यमान नहीं रहेगी। फिर भी एक मैंने ऑप्शन तो दे ही दिया कि अगर आप चाहें तो इसको देख सकते। समराइज करते हैं, अगर आप किसी कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते हैं, बल्कि प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते, ब्लोटेड प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते, तो अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करें। फंक्शन डिक्लेरेशन आपको बताता है कि रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, और वो क्या पैरामीटर लेने वाला है, यानी वो इनपुट क्या लेगा और आउटपुट क्या देगा। फंक्शन का डेफिनेशन का मतलब होता है एक्चुअल बॉडी, जहां पर स्टेटमेंट लिखे होंगे जो काम होने वाले। दूसरा ये है कि जो वेरिएबल जो आप फंक्शन में बताते हैं, वो जो अपने मेन में लिखे हैं, वो आपके उनको नहीं अवेलेबल होगा फंक्शन को, ध्यान रखिए। तो नाम अगर एक भी दे या अलग भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लैश कोई भी नहीं। और जो पॉइंटर है वो एक्चुअली में वेरिएबल ही है, लेकिन वो केवल एड्रेस रख सकते हैं, इसलिए इनको पॉइंटर कहते हैं। एक फंक्शन को हम या वैल्यू या रेफरेंस से दोनों से कॉल कर सकते हैं, और हम पॉइंटर को हम यूज कर सकते हैं ताकि एक से ज्यादा हम रिटर्न करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिटर्न हम तभी करा सकते हैं, एक रिटर्न हो सकता है, लेकिन ये ही पॉसिबल है। बट पॉइंटर का यूज करें तो एक से ज्यादा आप रिटर्न दे सकते हैं आराम से। रिकर्शन एक तरीका है ताकि आप चीजों को बहुत इजी तरीके से कर सकें जैसी वो दिखती है। जैसे फैक्टोरियल को देखने से पता लगता है कि ये अपने आप को कॉल कर। ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे आप फंक्शन डालेंगे और उनको बार बार कॉल करेंगे तो आपका प्रोग्राम स्लो होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, जैसे ये मेन है, इसका कंट्रोल बार बार फंक्शन को जाता है, बार बार वापस आता है। ये जो जाना आना है ना, इसके लिए बैकग्राउंड में बहुत सारे काम हो रहे हो, जिसलिए आपको स्लो हो जाता है। तो ये बात हुई आपके फंक्शन एंड पॉइंटर्स की।